नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंडिया का जो क्लाइमेट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा साथ ही में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक इंडिया क्लाइमेट सो डाइवर्स, कि भारत का जो क्लाइमेट है ये इतना ज़्यादा विविध क्यों है। व्हाट आर दी मॉनसून्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी, हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर मौसम क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है। वैसे क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है, मौसम नहीं, ठीक है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट के बारे में जानने से हमको जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके लिए तैयार होने में कैसे मदद मिलती है। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज मेरा क्या है। व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं, मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्या कह रहे हैं कि जो मेरा वर्ड है क्लाइमेट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जलवायु, ये मेरा एक ऐसा शब्द है जिसको लोग रोज अपनी रोजमर्रा की बातों में इसका इस्तेमाल करते हैं। बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन्स इज वेदर एंड नॉट क्लाइमेट। लेकिन इसका जो मतलब होता है, मतलब ये लोग जो बातों में क्लाइमेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस शब्द का जो मतलब होता है वो अक्सर क्या होता है, वेदर यानी कि मौसम, बल्कि क्लाइमेट खुद नहीं। देखो, वेदर और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस होता है। वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम, मतलब किसी जगह का कोई मेरा मौसम है। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। मौसम मेरा क्या होता है, बदलता रहता है जल्दी जल्दी, जबकि जलवायु मेरी नहीं बदलती है, ठीक है, उसको बदलने में समय लगता है। ठीक है, यही होता है मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में। व्हाट्स द डिफरेंस, तो भाई डिफरेंस क्या है। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। क्या कह रहे हैं, वेदर यानी कि मौसम मेरा क्या होता है, ये मेरा वो अनुभव है जो कि हमें हर हफ्ते या हर दिन मिल रहा है। इट माइट बी रेनिंग, हो सकता है ये बारिश हो, और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, हो सकता है तेज सूरज की रोशनी हो, अ लॉट ऑफ विंड्स एक्सेट्रा, तेज हवाएं हो इत्यादि। दी वेदर कीप्स चेंजिंग, जो वेदर है यानी कि जो मौसम है ये मेरा बदलता रहता है। क्लाइमेट ऑन दी अदर हैंड इज द पैटर्न ऑफ वेदर एन एरिया और अ रीजन एक्सपीरियंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरा जो क्लाइमेट होता है यानी कि मेरी जो जलवायु होती है, ये किसी भी जगह के मौसम का क्या होता है, ये पैटर्न होता है, ठीक है, जो कि लंबे समय तक वो जगह एक्सपीरियंस करता है। सेवरल डेकेड्स, अब ये जो समय है ये मेरा सेवरल डेकेड्स यानी कई दशकों का हो सकता है। दिस पैटर्न्स वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये जो पैटर्न होता है ये मेरा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। बिफोर वी कम टू वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, अलग अलग प्रकार के जलवायु पर आने से पहले लेट अस ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन्स। चलिए हम थोड़ा रुकते हैं सीजन्स यानी कि मौसम क्या होता है उसका परिचय लेने के लिए। सीजन्स अकर एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मेरे मौसम होते हैं जब पृथ्वी किसके, सूरज के चक्कर लगाती है। ईच सीजन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स, हर सीजन मेरा कुछ महीनों तक चलता है। एंड रिकर एवरी ईयर, और ये हर वर्ष क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। रिकर का मतलब क्या, रिपीट होते रहते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर आर सेवरल सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में कई सारे मेरे सीजन्स यानी कि मौसम होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, जिसको हिंदी में हम लोग वसंत कहते हैं, जिसमें फूल अच्छे खुलते हैं हमारे। समर, गर्मियाँ, मानसून, बारिश का मौसम। ऑटम, पतझड़, विंटर, ठंड। दैट अकर्स इन अ साइकिल, ये मेरे साइकिल में यानी कि मेरे चक्र में होते रहते हैं।
आर सीजन्स रिलेटेड टू वेदर और क्लाइमेट, क्या जो मेरे सीजन्स हैं, क्या जो मेरे ये होते हैं अलग अलग मौसम, ये मेरे वेदर से और क्लाइमेट से क्या ये मेरे रिलेटेड हैं? द आंसर इज टू बोथ। आंसर ये है कि ये दोनों से ही रिलेटेड होते हैं। मेरे जो ये सीजन्स होते हैं ये मेरे वेदर और क्लाइमेट दोनों से ही क्या होते हैं दोस्तों? ये मेरे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। द वेदर चेंजेस विद द सीजन। जो मेरा वेदर है वो मेरा सीजन्स के साथ में बदलता है। दैट इज इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन समर मंथ और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग द मानसून। ये है कि भाई गर्मी के मौसम में मौसम हमारा कैसा हो जाता है? सूखा गर्म। वहीं बारिश के मौसम में मानसून में हमारा मौसम कैसा होता है? ह्यूमिड, बहुत नम होता है। ठीक है ना, और बहुत ही बारिश बारिश भी होती है। फर्दर द पैटर्न ऑफ द सीजन इन आवर रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। जो पैटर्न होता है किसी भी क्षेत्र में सीजन्स का, वो मेरा क्लाइमेट से कनेक्टेड होता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं कि मेरे 4 मुख्य मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं मेरे दुनिया भर के, जो ज़्यादा हमें इलाकों में देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। कौन कौन से हैं ये? वसंत, गर्मी, पतझड़ और वर्षा। हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। भारत के अंदर साल के एक समय काल में उसमें पीरियड में हमको क्या देखने को मिलती है? भारत के अंदर बारिश देखने को मिलती है। द रेनी सीजन और मानसून, जो कि मेरा होता है रेनी सीजन, या फिर जिसको हम लोग मानसून भी बोलते हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद द अदर 4, मतलब बाकी 4 तो मेरे मौसम होते ही होते हैं, साथ ही में हमको रेनी सीजन भी देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मेरी एक इमेज दी हुई है, देन उसके नीचे मेरा कुछ दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई सारे हिस्सों में, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स और ऋतुस। हमारे वर्ष को 6 मौसमों में, 6 ऋतुओं में बांटा गया है। कौन कौन है ये? वसंत, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। ग्रीष्म, जिसको समर बोलते हैं। वर्षा, रेनी सीजन। शरद, ऑटम। हेमंता, जो हमारा ठंडी से पहले का होता है। और हमारा शिशिर, जो कि होती है मेरी क्या? ठंडी। ठीक है। पैसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद 6 ऋतुस सच एस वसंत पंचमी एंड शरद पूर्णिमा। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कर्मकांड, कुछ त्यौहार भी होते हैं इन अलग अलग ऋतुओं से जुड़े हुए, जैसे कि मेरी वसंत पंचमी हो गई और शरद पूर्णिमा हो गया। इसके बारे में आपने हो सकता हो सुना हो। ठीक है। इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे, वी विल नोटिस दैट ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ आर इन रिदम विद द ऋतुस और सीजन्स। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो इंसान, पेड़ पौधे और ये जो जानवरों का जीवन होता है, ये ऋतुओं के साथ में, सीजन्स के साथ में क्या होता है? तालमेल में होता है। द क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट, द क्लॉथ वी वेयर एंड सो ऑन। जो फसल हम उगाते हैं वो इसी के तरीके की होती है। खाना हम मौसम के हिसाब से खाते हैं, कपड़े मौसम के हिसाब से पहना जाता है, इत्यादि। चेंजेस विद सीजन, ये मेरा मौसम के साथ में बदलता रहता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, क्षेत्र के हिसाब से, सम ट्रीज एंड श्रब्स ब्लूम विद द ऑनसेट ऑफ वसंत और स्प्रिंग। कुछ मेरे जो पेड़ और जो झाड़ियाँ होती हैं उन पे फूल खिलते हैं, वो खिलते हैं वसंत के अंदर। ठीक है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, दे शेड ट्रीज लीव्स और चेंज दियर कलर एज शरद और ऑटम अप्रोचेस। और कुछ जगहों पर जैसे जैसे ऑटम, जिसको हम लोग शरद भी कहते हैं, वो मेरा आता है, तो पेड़ों की पत्तियों के रंग बदल जाते हैं और वो झड़ने लग जाती हैं। एंड सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन दी कोल्ड विंटर मंथ। और ठंडी के महीनों में, कड़ाके की ठंडी के महीनों में, कुछ जो जानवर होते हैं वो, उनके जो फर होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है, वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। ठीक है। फर मतलब चमड़ी के ऊपर के जो बाल नहीं होते वो कैसे होते हैं? मेरे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर विच आर योर फेवरेट सीजन्स। तो दोस्तों अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके फेवरेट, आपके मनपसंद सीजन्स कौन से हैं, मौसम कौन से हैं। राइट एंड शॉर्ट ऐसे एक्सप्लोरिंग योर रीजन, और आपको वो मौसम क्यों पसंद है, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा ऐसे टाइप का लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये लिखना है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है? मेरा विंटर है। ठीक है ना, विंटर है, तो पहले तो मैं लिखूंगा कि विंटर इज माई फेवरेट
सीजन। देन उसके बाद में विंटर के ऊपर छोटा सा ऐसे टाइप का लिखना है। ऐसे लिख सकते हैं कि भाई विंटर क्यों पसंद है। विंटर इसलिए पसंद है क्योंकि विंटर में क्या होता है कि गर्मी में लाइट चली जाती है, ठीक है, पंखा का बंद हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। ठंडियों में लाइट जाए जो भी हो जैसा भी हो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पंखा वैसे भी नहीं चलना, हमको तो वैसे भी रजाई के अंदर घुस के सोना है, ठीक है ना। लाइट हो चाहे ना हो, मच्छरदानी लगा ली, रजाई के अंदर घुस गए और आराम से फैल कर सोए, ठीक है ना। ये रीजंस होते हैं। और कहीं बाहर जा रहे हो तो पसीना भी नहीं बह रहा है, गर्मी में थोड़ा बाहर गए हमारा पसीना पसीना, हालत ख़राब। ठंडी में कहीं भी चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, पैदल कोई भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मुझे विंटर ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकंड मेरा क्या है, डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 3 और 4 एंड फाइंड आउट वेदर देयर आर स्पेसिफिक इवेंट्स कनेक्टेड टू द सीजन्स इन योर रीजन। क्या कह रहे हैं, 3 या 4 के ग्रुप में आपको क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा कि डिस्कस करना होगा, पता लगाना होगा कि क्या कोई खास इवेंट मेरा होता है जो कि मेरा मौसम के साथ में जुड़ा हुआ है आपके क्षेत्र में, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जैसे कि क्या गाने वाने क्या गाए जाते हैं, दावत आवत कुछ होती है क्या, कुछ खास प्रकार के कोई खाना वाना उस समय होता है, या कोई खास प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग सीजन्स में, ठीक है। इन सबको डॉक्यूमेंट करो, मतलब इन सबको लिखो और अपनी जो भी आपने खोज करी है उसको अपने क्लास के साथ में क्या करो, शेयर करो। डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि कौन से पेड़ हैं जो कि आपके एरिया में जिनका जो कि अपना रंग बदल लेते हैं ठंडी के आने से पहले। आर देयर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम, क्या ऐसे भी कोई पेड़ हैं जिनकी पत्तियां झड़ती हैं इस समय के दौरान। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है। फाइंड आउट एंड डॉक्यूमेंट द लोकल नेम ऑफ दीज ट्रीज, पता लगाओ और इन पेड़ों का जो लोकल नाम है ना उसको लिखो। तो देखो दोस्तों, पत्तियां क्यों झड़ती हैं, साथ ही में रंग क्यों चेंज करते हैं। तो रंग तो इसलिए चेंज होता है क्योंकि भाई ठंड के मौसम में क्या हमारी सूरज की किरणें उतनी ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है, सनलाइट मेरी कम होती है। तो जो पत्तियां हैं ना उनके अंदर एक चीज़ मौजूद होती है क्लोरोफिल, उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, इससे कि इनका कलर चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ठंडी में कई पेड़ों को नुकसान भी होता है, तो उसी नुकसान से बचने के लिए ये अपनी पत्तियों को पहले ही क्या करते हैं, झाड़ देते हैं ताकि ये नुकसान ना हो। इसके अलावा पत्ती झाड़ने से जो पेड़ हैं ये अपनी एनर्जी, वाटर, इसको भी बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो पेड़ हैं वो अपना रंग चेंज करते हैं या फिर उनकी जो पत्ती है वो झड़ जाती है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही पेड़ों के नाम को पता करना है और आपकी लोकल लैंग्वेज में इन पेड़ों को क्या कहते हैं उस नाम को यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए, यूजुअली आमतौर पर द क्लाइमेट रिमेन्स स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरा क्लाइमेट होता है, जो मेरा जलवायु होता है वो मेरा स्थिर रहता है लंबे समय तक। However, लेकिन साइंटिस्ट हैव बिन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन दी क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रीसेंट डेकेड्स, लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्लाइमेट में आ रहे ये जो बदलाव है इसको रिकॉर्ड करा है, मतलब क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है इसको इन्होंने देखा है। स्टडी शोज दैट मैनी ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। स्टडीज़ हमको ये भी दिखाती हैं कि ये जो कई सारे मेरे बदलाव हैं ये मनुष्य गतिविधियों के कारण हो रहे हैं। लेट अस रिकैपिचुलेट, चलिए हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना उसी का यहाँ पे हम लोग ना रिवीजन कर रहे हैं छोटा सा। सबसे पहले क्या है, वेदर इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे। क्या कह रहे हैं कि मेरा वेदर क्या होता है, वेदर मेरा वो होता है जो कि हम डे टू डे जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सीजन्स रिकर एवरी ईयर, मेरे जो सीजन्स होते हैं वो हर साल घटते हैं। एंड वेदर ऑफ आ प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन, और हर सीजन में किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो मेरा क्या होता है, अलग होता है। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक क्षेत्र में लंबे समय तक जो मेरे मौसम का पैटर्न होता है वो उसका क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन दी वर्ल्ड, दुनिया में कई अलग अलग प्रकार की हमें जलवायु देखने को मिलती है। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप फाउंड इन इंडिया, भारत में मिलने वाले मेन टाइप्स को अब हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, तो दोस्तों अब भारत के अंदर जो मेरे अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। वी हैव ऑफन सीन हाउ इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हमने अक्सर देखा है कि भारत जो है वो हमारी कैसे विविधता की भूमि है।
दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ इट्स क्लाइमेट, ये इसके मौसम के लिए, क्लाइमेट के लिए भी सही है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट विथ कोल्ड स्नोई विंटर एंड कूल समर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ में जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनका जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। ठंड के मौसम में बर्फ गिरती है और जो गर्मी का मौसम होता है ना उसमें भी ठंड रहती है। द वर्ड एल्पाइन कम फ्रॉम एल्प्स एंड माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। ये जो शब्द है एल्पाइन, ये मेरा एल्प से आया है और एल्प यूरोप के अंदर एक पहाड़ श्रृंखला है, उसका नाम है। दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लोथिंग इन इंडिया। और वहाँ पे शायद आप भारत की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट क्लोथिंग यानी सबसे ज़्यादा मोटे कपड़े वहाँ पे आप हो सकता है देखो। लोअर इन दी हिमालयास, हिमालयास में नीचे की तरफ, एंड इन मैनी हिली एरियाज ऑफ इंडिया, और भारत के कई सारे पहाड़ी इलाकों में द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट। जो मौसम है, जो जलवायु है वो हमारा कैसा रहता है, टेम्परेट रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। एज द विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड एंड समर्स आर नॉट टू हॉट। जो विंटर्स होते हैं, जो ठंडी के मौसम होते हैं वो ठीक ठाक ठंडे होते हैं, और जो गर्मियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। दैट इज़ वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशन, और यहीं पे हमको बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। मच फ्रीक्वेंटेड बाय पीपल सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट इन दी प्लेन्स बिलो, जहाँ पर लोग जो मैदान में रहने वाले जो लोग हैं वो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल। नॉर्दर्न प्लेन्स में यानी जो हमारे नॉर्थ के जो मैदान है यहाँ पे जो मौसम है ये मेरा सब ट्रॉपिकल रहता है, ठीक है। विथ वेरी हॉट समर्स, जहाँ पे मेरे जो समर्स होते हैं, जो गर्मियाँ होती हैं बहुत गर्म होती हैं, एंड कोल्ड विंटर्स, और ठंडे क्या होते हैं, ठंडियाँ होती हैं। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज वीट इज़ ग्रोन, और यहीं पे भारत का ज़्यादातर जो गेहूँ है वो उगाया जाता है। इन दी वेस्ट, पश्चिम में, द थार डेजर्ट हैज़ एन एडेड क्लाइमेट featuring extremely hot days, cool nights and very little rainfall। पश्चिम में हमारा थार रेगिस्तान है, जहाँ का जो क्लाइमेट वो कैसा है, एरिड है, मतलब बहुत ही सूखा होता है, जिसके दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं और बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने बहुत ही अलग अलग, बहुत ही विविध, बहुत ही कमाल के तरीके ईजाद करे हैं पानी को इकट्ठा करने के, पानी को बचा के रखने के। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मंथ। मानसून के महीनों में जो वेस्ट के जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है। क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा, वेट यानी कि गीला रहता है। विच इज़ फेवरेबल टू ग्रो राइस एंड स्पाइसेस, जो कि चावल और मसालों को उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ सेमी एरिड क्लाइमेट विथ हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो मेरा सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ का जो मौसम है ये मेरा सेमी एरिड रहता है, मतलब ये मेरा आधा सूखा होता है, पूरी तरह एकदम सूखा साखा नहीं होता है, थोड़ा सा सूखा साखा होता है, ठीक है। जिसमें जो गर्मियों के मौसम है वो गर्म होते हैं, ठंडियों के मौसम में जो ठंडियां हैं वो कम रहती हैं और ठीक ठाक बारिश हो जाती है रेनी सीजन्स के दौरान। ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट with a mild winter and distinct wet and dry period controlled by monsoon winds more on than soon। क्या कह रहे हैं कि भाई ईस्टर्न इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला में हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। यहाँ का जो विंटर होता है, ठंडी होती है, वो माइल्ड होती है, मतलब ठंडी ठीक ठाक होती है, ठीक है। और यहाँ मतलब जो ठंडियाँ होती हैं वो मेरी कैसी होती हैं, ठीक ठाक होती हैं। साथ ही में यहाँ का जो मौसम रहता है वो वेट रहता है, ठीक है, गीला रहता है, ठीक है, और ड्राई पीरियड्स भी रहते हैं। और यहाँ पे मॉनसून विंड्स की वजह से ये सब होता है। मॉनसून विंड मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं, मानसून की जो हवाएं होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नोट, यू विल अंडरस्टैंड लेटर द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। क्या कह रहे हैं कि आप आगे अभी सीखोगे इसमें कि भाई ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की मीनिंग क्या होती है। विच आर रिलेटेड टू टू स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड ट्रॉप्स, जो कि मेरे दो स्पेशल पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड की, उससे जुड़ा होता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे इसी में। चलिए,
फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। तो हमारे क्लाइमेट पर हमारे कौन से फैक्टर्स मेरे असर करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। वॉट क्रिएट्स दोज डिफरेंट क्लाइमेट्स, ये जो मेरे अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, आखिर ये मेरे बन क्यों रहे हैं, क्या कौन बना रहा है इनको ऐसा। देयर आर मैनी फैक्टर्स एट वर्क, यहाँ पे मेरे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारण हैं इसके। सम आर जनरल वंस ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट वाइल द अदर आर रीजनल एंड और इवन लोकल। लेट्स एग्जामिन अ फ्यू। कुछ मेरे जो हैं वो प्लैनेट के स्केल पर, मतलब प्लैनेट के ही कारण है, ठीक है। कुछ स्थानीय लोकल भी कारण है, ठीक। इनके बारे में, इनको अभी हम एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लैटिट्यूड पढ़ने वाले हैं, बट चलो उससे पहले लेट्स रिमेंबर जो है यहाँ का, उसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड इन ग्रेड 6। हमने ग्रेड 6 यानी क्लास 6 में लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? दैट लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड मेरा क्या मापता है? जो इक्वेटर से दूरी है ना, उसको मापता है। इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, जैसे जैसे हम इससे इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, ये मेरा बढ़ता रहता है, ईदर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। वाइल द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट, एज द लैटिट्यूड इंक्रीज इट बिकम्स टेम्परेट एंड देन कोल्ड और फ्रिजिड। वाई इज दिस सो? क्या कह रहे हैं कि भाई इक्वेटर पे जो मौसम है वो तो मेरा बहुत गर्म रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की लैटिट्यूड बढ़ती जाती है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, टेम्परेट होता है, देन कोल्ड या फिर एकदम रिजिड हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, इक्वेटर पे क्या होता है कि सनलाइट ना डायरेक्ट पड़ती है। तो इक्वेटर पे क्या है, इसका एंगल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ना मेरी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इस जगह पर, ठीक है ना, इसलिए जगह ज़्यादा गर्म होती है। दूसरी चीज़, यहाँ की ऊंचाई, एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं होता, जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाते हो ना, मौसम मेरा ठंडा होता जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या रहती है, मेरी गर्मी रहती है, ठीक है। तो यही मेरे कुछ कारण है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये जो एरिया है मेरा, ये कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ठंडी पड़ती जाती है, ठीक। चलिए, places near the equator that is at low latitude are warmer while those near the poles high latitude are colder। क्या कह रहे हैं कि भाई वो जगह जो कि इक्वेटर के मेरे क्या है, करीब है, मतलब यहाँ का जो लैटिट्यूड है वो मेरा लो है, इनका मौसम कैसा होता है, वार्मर यानी गर्म होता है। जबकि पोल्स के जब आप करीब जाते हो हाई लैटिट्यूड पे, तो मौसम मेरा कैसा, कोल्डर, ठंडा होने लग जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू एंगल एट विच सन्स रेज हिट द पर्टिकुलर एरिया। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे सूरज की किरणें जिस एंगल पर इस क्षेत्र को हिट करी ना, उसकी वजह से। इक्वेटर पर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर। इक्वेटर पर जो सूरज की किरणें होती ना, वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर यानी कि सीधी गिरती हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। एंड सो ऑल देयर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इस वजह से इनकी जो एनर्जी है वो पृथ्वी की सतह के छोटे से एरिया पर ही क्या होती है, फोकस हो जाती है, और वहाँ गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। इन दी पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन्स में द रेज आर इंक्लाइंड और ऑब्लिक। जो रेज हैं, सूरज की किरणें हैं, वो तिरछी पड़ती हैं। एंड दी एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया, और जो उसकी एनर्जी है वो लार्ज एरिया में क्या होती है, बढ़ जाती है। Moreover, they have to pass through more of Earth's atmosphere। इसके अलावा जो भी वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है ना, उसको अर्थ के काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर से पास होते हुए जाना पड़ता है। एज दी डायग्राम शोज, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, विच फर्दर डेसिपेट्स दी एनर्जी, जिससे कि जो एनर्जी है वो और ज़्यादा मेरी बिखर जाती है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, द पोलर रीजन रिसीव लेस हीट देन दी इक्वेटोरियल रीजन। जो पोलर रीजन्स होते हैं यहाँ पे कम हीट आती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन्स के। वी कैन सी दिस इन इंडिया टू, ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है। कन्याकुमारी एंड निकोबार आइलैंड बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्म और हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। क्या कह रहे हैं, कन्याकुमारी और निकोबार जो कि इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, ये मेरे साल भर क्या रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। वेयर एज प्लेसेस इन साउथ सच एज श्रीनगर आर मच कूलर। जबकि जो मेरी जगहें हैं नॉर्थ में, जैसे कि हमारा श्रीनगर हो गया, ये मेरी क्या होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इस डायग्राम में इस तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है, सीधी सीधी मेरी क्या गिर रही है, सूरज की
रोशनी गिर रही है कि नहीं गिर रही है। यहाँ मेरी क्या है, सीधी में रोशनी गिर रही है, यहाँ पे तिरछी में रोशनी गिर रही है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, तो अगला जो इसमें टॉपिक है वो है मेरा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एल्टीट्यूड सीखने वाले कि मेरा एल्टीट्यूड क्या होता है। वी मेंशन हिल स्टेशन अब हमने ऊपर हिल स्टेशन को मेंशन करा है, विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर्स बिकॉज ऑफ दियर कूलर क्लाइमेट। और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, टूरिस्ट सेंटर होते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा रहता है। इंडिया हैज़ मैनी इंक्लूडिंग मुननथेनी, उदगा मंडलम, ऊटी, मडिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर हमारे कई सारे हिल स्टेशन हैं जिनके नाम यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं। मुनार हो गया, थेनी हो गया, उदगा मंडलम हो गया जिसको ऊटी कहते हैं, मडिकेरी हो गया, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग, ये सब क्या है, ये सारे मेरे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सॉरी हिल स्टेशन है। वी नो दे आर लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड, हमको पता है कि ये मेरे हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर स्थित हैं। देन दी प्लेन्स, मतलब मैदानों से ये क्या है, ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं मैदानों की तुलना में। बट हाउ डज दैट एक्सप्लेन्स दियर कूलर टेम्परेचर, लेकिन ये इनके कूलर टेम्परेचर को भला कैसे समझाता है। यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लासेस, इसका जो पूरा आंसर है वो आप अपने साइंस क्लासेस में सीखोगे। टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ, अभी के लिए चीज़ें साधारण रखने के लिए, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, बिकॉज जो टेम्परेचर, जो तापमान है वो मेरा घटता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो मेरा तापमान घटता है। क्यों घटता है, क्यों घटता है, ये इसके रीज़न दिए हुए हैं। पहला मेरा क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। आप जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये मेरा क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। और हवा की जो डेंसिटी है, एयर का जो घनत्व है वो भी मेरा क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक। एज वी सॉ इन द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर एंड एज द एयर गेट्स लेस डेंस इट्स गेट्स कूलर, और जैसे जैसे हवा कम होती जाती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है। द सन्स हीट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। एंड सो द फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सर्फेस द लेस हॉट द एयर विल बी, तो जितना ज़्यादा आप सरफेस से दूर होगे उतना ही गर्म हवा होगी। द हिमालयस आर सो हाई दैट मैनी पीक्स मेंटेन अ टेम्परेचर बिलो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, हिमालयस में इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि कुछ पहाड़ों के ऊपर तो तापमान मेरा पानी जमने के तापमान जिससे भी कम रहता है। कीपिंग दैम कवर्ड इन स्नो, जिसकी वजह से वो मेरे स्नो में, बर्फ़ में कवर्ड रहते हैं। अब देखो, इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूँ, आपका मैं ध्यान ज़रा यहाँ पे जो पिक्चर्स मौजूद है ना इसकी तरफ खींचना चाहूँगा। एक चीज़ जो मुझे उस बुक की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है इसकी इमेजेस, बहुत सुंदर है दोस्तों। ये दार्जिलिंग की है, ठीक है ना, ये ऊटी की है, ये मूनर की है और ये शिमला की है। और यही कारण है, यही रीज़न है कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको लाइफ में मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेट्स एक्सप्लोर उदगा मंडलम ऊटी एंड कोयम्बटूर आर ऑलमोस्ट एट सेम लैटिट्यूड। क्या कह रहे हैं कि भाई उदगा मंडलम, जिसको कि हम लोग ऊटी कहते हैं, और जो कोयम्बटूर है, इन दोनों का जो लैटिट्यूड है वो मेरा क्या ऑलमोस्ट सेम है। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, while that in Coimbatore is 25 to 38 degrees. Why do you think there is such difference in temperature between these two places? क्या कह रहे हैं कि भाई ऊटी और कोयम्बटूर, इनका जो लैटिट्यूड है वो मेरा सेम है। गर्मी के मौसम में जो ऊटी का टेम्परेचर रेंज होता है वो 10 से 25 डिग्री के बीच में रहता है, जबकि कोयम्बटूर में ये जो रेंज है गर्मी के अंदर मौसम का, ये 25 से 38 डिग्री के बीच में रहता है। ऐसा क्यों है, दोनों के ही टेम्परेचर में ये डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मेरा एल्टीट्यूड। क्या होता है? एल्टीट्यूड, ठीक है ना। एल्टीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। ऊटी जो है वो मेरा कूलर है क्योंकि वो हिल्स यानी कि पहाड़ों में पड़ता है, वो ऊंची जगह पर पड़ता है, जबकि कोयम्बटूर जो है ये मेरा मैदानों में पड़ता है, ठीक है ना।
और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि दोस्तों हम लोग जितना ऊपर जाते हैं, जितना ऊंचाई पे जाते हैं, मेरा टेम्परेचर कम होता रहता है। और ऊटी क्योंकि मेरा ऊंचाई पर है तो भाई इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है ना। चलो सी, प्रॉक्सिमिटी टू द सी। टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज डू नॉट वेरी मच। क्या कह रहे हैं कि भाई कोस्टल एरियाज में जो तापमान होता है मेरा वो ज़्यादा अलग नहीं रहता। द समर्स आर नॉट टू हॉट एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडी नहीं होती। दैट इज़ बिकॉज द सी एक्ट एज एन मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरा समंदर होता है वो मॉडरेटर की तरह काम करता है। वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने का एक कह सकते हो एक लिमिट में मेंटेन रखने का काम करता है। दिस डायग्राम सम अप द फिनोमिनन एंड योर साइंस टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लेन दिस फर्दर while डिस्कसिंग द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन कोस्टल एरियाज। क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा डायग्राम है ये आपको इस फिनोमिना को बता देगा। चलो भाई हम लोग चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो ये है मेरा क्या डायग्राम। तो चलिए अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से ये समझ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इसका जो मौसम है वो यहाँ पे मॉडरेट क्यों रहता है। देखो यहाँ पे समर और विंटर दोनों के लिए दे रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या है, सी है, और ये मेरी लैंड यानी कि ज़मीन है। दोस्तों मेरी जो लैंड होती है ना, मेरी जो ज़मीन होती है ये ज़्यादा तेज़ी से हीट को ऑब्जर्व करती है, जबकि पानी को हीट को ऑब्जर्व करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। अगर आप एक बर्तन में पानी और दूसरे में बस ऐसे ही खुला ज़मीन को धूप के सामने या फिर किसी गर्म चीज़ के सामने रख दोगे ना, तो पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा बट ज़मीन जल्दी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, होता यहाँ पर ये है कि गर्मी के मौसम में धूप एकदम खूब तेज पड़ती है, कड़ाके वाली। ठीक है। तो ज़मीन तो जल्दी गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ज़मीन गर्म होने से क्या होता है कि इसके आसपास मौजूद जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अच्छा, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि गर्म हवा मेरी कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है। तो अब यहाँ की जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी कि नहीं उठेगी, उठेगी। अब क्योंकि यहाँ पे हवा मेरी ऊपर की ओर उठ रही है तो यहाँ पे जगह खाली हो जानी है। तो यहाँ पे अब क्या होगी, जगह खाली हो जाएगी। और जब भी ऐसा होता है तो मेरी जो आसपास की हवा है वो इधर आने लगती है इस खाली जगह को भरने के लिए। तो अब यहाँ पे ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, लेकिन जो समंदर के ऊपर की हवा थी ये तो मेरी ठंडी है। क्यों? क्योंकि भाई समंदर उतना गर्म है नहीं मेरा। तो समंदर की जो ठंडी हवाएं है ना, अब वो आ जाएंगी इधर इसकी जगह लेने के लिए। ठीक है। तो इससे ना मेरा एक साइकिल बन जाता है कि ज़मीन गर्म होती है, इसके ऊपर की हवा गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, और जो समंदर है इसकी ठंडी हवा इधर आती रहती है, जैसे कि मेरी ये जो ज़मीन है ये क्या रहती है, ठंडी बनी रहती है। ठीक है ना। अच्छा, विंटर में क्या होता है, विंटर में ना कहानी थोड़ी सी में डिफरेंट हो जाती है। होता क्या है कि देखो अभी मैंने आपको बताना कि जो ज़मीन होती है वो जल्दी हीट को ऑब्जर्व करती है और जल्दी उसको क्या करती है, लूज़ भी कर देती है। ठीक है। जिससे कि ज़मीन की तरफ मेरे क्या है, यहाँ तो ठंडी रहेगी, लेकिन जो मेरा समंदर है ये इसको क्या करता है, हीट जो भी इसने ऑब्जर्व करी है उसको रिलीज़ करने में इसको लगता है टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर की जो हवा है ना वो मेरी क्या रहती है, गर्म रहती है। ठीक। और जब यही गर्म हवा मेरी किसकी तरफ, कोस्ट की तरफ आती है, तो मेरे ये जो एरियाज़ है ना ये भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा सी है ना वो विंटर में ठंडी के मौसम में मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है। मॉडरेटर का काम करता है जिससे कि ये जो टेम्परेचर है ये मेरा ठीक ठाक मेंटेन रहता है, और समर में ये इस तरीके से इसको ठंडा करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। ठीक। द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन टर्न टू बी मोर टेम्परेट। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो रीजन्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं, इनका जो मौसम होता है मेरा कैसा रहता है, टेम्परेट रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। ठीक है। एज यू मूव इन लैंड, जैसे जैसे आप ज़मीन के तरफ बढ़ोगे, फ्रॉम कोस्ट मतलब तट से ज़मीन की तरफ बढ़ोगे, द टेम्परेचर गेट्स मोर एक्सट्रीम। जो टेम्परेचर है वो मेरा ज़्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा। जैसे कि जो समर टेम्परेचर है वो मेरा हाई होगा, विंटर टेम्परेचर मेरा लो होगा। एग्जाम्पल के लिए मुंबई और नागपुर ये मेरे क्या हैं, सेम लैटिट्यूड पर मेरे ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मुंबई है ये क्या है, समंदर के किनारे। ठीक है। इसमें समर्स मेरी कैसी होती है, ठंडी होती है। ठीक। तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और जो ठंडियाँ होती हैं वो भी मेरी क्या होती है, ठीक ठाक रहती हैं, तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। जबकि नागपुर जो कि मेरे तट से क्या है, दूर है, यहाँ पे गर्मी में 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, और ठंडी में जो ठंडी है
वो 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, मुंबई रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस वाइल द रेंज एट नागपुर रीचेस 34 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मुंबई के टेम्परेचर का जो रेंज है वो मेरा कितना है, वो मेरा 14 डिग्री का है। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ घट रहा है ठंडी गर्मी में वो मेरे 14 डिग्री के आसपास बढ़ घट रहा है। ठीक है, और जबकि नागपुर में ये 32 डिग्री तक इसका रेंज बढ़ जा रहा है। मतलब टेम्परेचर में जो चेंज है ना वो 32 डिग्री तक आ जा रहा है, 44 से 10 ऐसे। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता है ना कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है गर्मी उतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर जितना कम होता है गर्मी उतनी कम, मतलब ठंडी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक नन्ना सा पॉइंट है जो कि ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड्स के बारे में, हवाओं के बारे में। ठीक है, विंड कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर। क्या कह रहा है कि भाई विंड जो ठंडी और गर्म हवा होती है इसको क्या करती है, चलाती है। ठीक है, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ऑफन रिसीव विंड ब्लोइंग फ्रॉम दी वेस्ट। जो स्टेट है, राज्य मेरे, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे वेस्ट से चलने वाली हवाएं इधर की ओर आती हैं। हैविंग ट्रेवल्ड ओवर द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया टू अफगानिस्तान, दे ब्रिंग ड्राई एंड हॉट एयर दैट कॉजेज सीवियर हीट वेव इन समर। क्या कह रहे हैं कि भाई ये हवाएं मेरी अरेबिया, अफगानिस्तान के रेगिस्तानों से होते हुए आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हीट वेव गर्मी में बहुत तगड़ी आती है। इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयन क्रीप्स इनटू द हिमालय फुट हिल रिजल्टिंग द कोल्ड वेव। क्या कह रहे हैं भाई, ठंडी के मौसम में जो हिमालयस की तरफ से हवाएं ना वो आती है, और हिमालयस मेरे ठंडे हैं तो उधर से आने वाली हवा मेरे क्या रहती है, ठंडी रहती है। ठीक है, विंड इफेक्ट नॉट ओनली टेम्परेचर बट ऑल्सो ह्यूमिडिटी एंड इन टर्न प्रेसिपिटेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई विंड जो होता है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि जो नमी होती है यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसको भी इफेक्ट करता है, और प्रेसिपिटेशन को। अच्छा, प्रेसिपिटेशन क्या होता है पता है ना, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे आसमान से कितना पानी गिरा वही मेरा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। अब ये पानी किसी भी रूप में हो सकता है, बारिश हो, ओले हो, जो भी है, बारिश, ओले, बर्फ, जो भी आप समझ लो। वी सॉ ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट डेजर्ट, हमने देखा कि सूखी हवाएं आती हैं दूर के रेगिस्तानों से। इन कंट्रास्ट विंड कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर ओवर द लैंड। इसके कंट्रास्ट में इसके अपोजिट क्या रहता है कि जो हवा मेरी समंदर की तरफ से आती है वो ज़मीन में क्या लाती है, मॉइस्चर यानी कि नमी को लाती है। विच में रिजल्ट इन रेनफॉल, जिससे कि क्या होता है, मेरी बारिश होती है। वी विल सून सी द केस ऑफ मानसून विंड, जल्दी हम लोग मानसून विंड का जो है केस है उसको देखेंगे। ठीक है, लेट्स रिमेंबर इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू स्टडीड द वाटर साइकिल। The water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and return as rain, hail और snow। तो देखो यहाँ पे हमको क्या याद दिला रहे हैं, ये हमारे वाटर साइकिल के बारे में हमको याद दिला रहे हैं, जो कि हमने क्लास 6 की जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी उसमें पढ़ा था कि जो पानी होता है हमारे ओशंस का और जो पृथ्वी की सरफेस पे मौजूद जो पानी होता है ये इवेबरेट होता है, भाप बनता है और उड़ के ऊपर जाता है, और फिर ये वापस आता है बारिश, ओले और बर्फ के रूप में। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट इसमें हम लोग टोपोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो मेरी टोपोग्राफी होती है ये मेरे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो चलो पहले तो उसमें ये सीख लेते हैं कि टोपोग्राफी जो मेरा वर्ड होता है इसका आखिर मतलब क्या है। देखो, किसी भी जगह का जो टोटल लैंड होता है ना, टोटल जो ज़मीन होती है उसी को उसकी टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी के अंदर आपके पहाड़, घाटियाँ, मैदान सब कुछ आएंगे। ठीक है ना, जितनी भी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर पहाड़, घाटी, मैदान सब कुछ आता है आपका, जितनी भी ज़मीन है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। यही होता है। चलो, फाइनली द टोपोग्राफी ऑफ आर रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो टोपोग्राफी होती है ये भी मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, किसी भी क्षेत्र की जो मेरी टोपोग्राफी होती है ये भी मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है वहाँ के जलवायु के लिए। फॉर इंस्टेंस दी हिमालयस एंड द काराकोरम प्रोटेक्ट रेंज प्रोटेक्ट्स टू सम एक्सटेंट। उदाहरण के लिए हिमालय और जो काराकोरम श्रृंखला है ये कुछ हद तक बचाती है किसको, द इंडियन
सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द विंड्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के जो ठंडे रेगिस्तान है वहाँ से आती हुई ठंडी हवा से ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बचाती है। द नियरली फ्लैट टोपोग्राफी ऑफ द थार डेजर्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ नथिंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट एंड ड्राई विंड्स। वहीं दूसरी तरफ थार रेगिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, फ्लैट है, एकदम सपाट है, तो वहाँ से आने वाली हवा को रोकने वाला कोई कुछ है नहीं, जिसकी वजह से जो गर्म और ड्राई हवा होती है वो सीधे हमारे इधर इंडिया में आ जाती हैं। इन नेक्स्ट सेक्शन यानी कि अगले सेक्शन में वी विल सी द रोल ऑफ वेस्टर्न घाट इन इंडिया साउथ वेस्ट मानसून। हम ये देखेंगे कि इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है उसका क्या किरदार होता है इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून में। ठीक है, पुटिंग इट ऑल टुगेदर द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज डिटरमाइंड कलेक्टिवली बाय ऑल दी अबव फैक्टर्स। क्या कह रहा है, किसी भी रीजन किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है, वो ऊपर दिए हुए हमारे जो भी फैक्टर्स है ना उनसे निर्धारित होता है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नोफॉल, अकरेंस ऑफ फॉग और मिस्ट एंड विंड कंडीशन इन अ रीजन ओवर 3 डेकेड्स और मोर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो क्लाइमेट होता है ना किसी भी जगह का, उसमें किसी भी जगह के जो टेम्परेचर का पैटर्न है वो होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब कितना पानी गिरा है, बर्फ़, ओले, बारिश, इन सब के रूप में। साथ ही में जो विंड कंडीशन है उस रीजन की 3 डेकेड्स की, कम से कम 3 दशकों की कैसी रही है, ये सब आता है। ठीक है ना। द माइक्रो क्लाइमेट इज अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल एरिया। अब यहाँ पे ना माइक्रो क्लाइमेट की बात हो रही है कि जो माइक्रो क्लाइमेट होता है ये मेरा क्या है, किसी छोटे एरिया के क्लाइमेट को कहते हैं। विच डिफर्स फ्रॉम क्लाइमेट इन दी सराउंडिंग रीजन, जो कि उसके सराउंडिंग यानी आसपास के रीजन के क्लाइमेट से क्या होता है, अलग रहता है। इट हैज़ ए यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर होता है उसका पैटर्न मेरा यूनिक होता है, विशिष्ट होता है, अलग होता है। ह्यूमिडिटी, नमी अलग होती है, प्रेसिपिटेशन ये सब क्या होता है, अलग होता है किसी छोटे जोग्राफिकल एरिया में। फॉर इंस्टेंस इनक्लोज्ड वैली एंड सम फॉरेस्ट हैव माइक्रो क्लाइमेट ऑफ देयर ओन। उदाहरण के लिए मेरे जो बंद घाटियाँ होती हैं या कुछ मेरे जो छोटे छोटे जंगल होते हैं उनके खुद का क्लाइमेट रहता है। ठीक है, सो डू अर्बन हीट आइलैंड, ऐसे ही मेरे जो शहर के गर्मी वाले आइलैंड नहीं होते वो भी। दैट इज सम सिटीज दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सिटीज़ की बात हो रही है जहाँ पे मेरी क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और दूसरी कंक्रीट की बनी हुई स्ट्रक्चर होते हैं, और बहुत कम क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होती है कि जो हीट होती है वो ज़्यादा ट्रैप होती है, जिसकी वजह से ये एरियाज में क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है ना। देखो कंक्रीट जमीन और जो बिल्डिंग्स की स्टील कांच आँच होती है ना, ये हीट को ज़्यादा ट्रैप करती है। इसकी वजह से जो शहरी इलाके होते हैं ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, खूब गाड़ी वाड़ी चल रही होती हैं, वो आपको ज़्यादा गर्म लगेंगी एज़ कम्पेयर टू कोई गांव जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है। ठीक, यही रीज़न होता है। माइक्रो क्लाइमेट कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फौना। जो ये माइक्रो क्लाइमेट होता है ये किसी भी जगह के जो लोकल फ्लोरा एंड फौना है, मतलब पेड़ पौधे जानवर जो हैं, उन पे असर डालता है। द क्रॉप्स ग्रोन एंड द इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। क्या कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उस पर इसका हमको असर देखने को मिलता है, और इंसान के स्वास्थ्य पर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा माइक्रो क्लाइमेट था। ठीक, माइक्रो क्लाइमेट मेरा क्लाइमेट जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है कि क्लाइमेट थोड़े बड़े रीजन का होता है और माइक्रो क्लाइमेट मेरे छोटे रीजन का होता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। द मानसून सीजन इन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। भारत के अंदर जीवन का केंद्र है मेरा क्या, मानसून सीजन। ड्यूरिंग द मानसून मंथ, मानसून के महीनों के दौरान द रिवर्स फिल्ड अप, नदियां भर जाती हैं। द सॉइल इज सोक्ड विथ वाटर, मिट्टी पानी से भीगी रहती है। क्रॉप ग्रोज एंड लाइफ थ्राइव्स, फसलें उगती हैं और जीवन खूब फलता फूलता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, सख्त तरीके से बोलें, द वर्ड मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीन्स सीजन, refers to seasonal wind over a large area of Indian Ocean and surrounding region, including Australia, Africa and South Asia। क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहें तो जो शब्द है मेरा मानसून, ये एक अरेबिक शब्द से आया है जो कि है मेरा मौसम। ठीक है, तो मौसम से मेरा मानसून शब्द आया है। इस मौसम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीजन। क्या होता है, सीजन।
ठीक है। और जो हमारी मौसमी हवा होती है ना, मौसम वाली जो मेरी हवा होती है ना, ये उसको रेफर करता है जो कि इंडिया के लार्ज एरिया को, इंडिया के ओशन को और आसपास के रीजन पे क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ एशिया भी मेरे शामिल है। मतलब ये जो मौसमी हवा होती है ना, ये मेरे वहां तक असर डालती है। देयर इज एन ईयरली पैटर्न टू दी मानसून। मानसून क्या है, मेरा ईयरली पैटर्न, यानी साल में मेरा घटता है। दियर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स, इनका जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा पेचीदा होता है। बट बेस्ड ऑन सिंपल फैक्ट्स द लैंड हीट अप और कूल डाउन फास्टर देन ओशन। सिंपल फैक्ट्स, अगर सिंपल फैक्ट्स के आधार पे हम कहें तो ज़मीन क्या होती है, वो जल्दी गर्म और ठंडी होती है एज कंपेयर टू हमारा समंदर। ठीक है। मॉनसून ब्रिंग आउट दी फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट। जो मॉनसून होता है ये देखो, जो मेरा मॉनसून होता है ना, इसमें ये एक तरीके से क्या है कि जो मेरा टेम्परेचर है, तापमान है, जो मेरा किसी भी जगह का जो दाब है, प्रेशर है, और जो मूवमेंट है ना, इन तीनों के रिलेशन को निकालता है। ठीक है, उसको दिखाता है, उसी पर डिपेंड करता है, तीनों के रिलेशन पर ये डिपेंड करता है। टू पुट इट सिंपली, साधारण शब्दों में कहें, एज समर बिगिंस, जैसे गर्मी शुरू होती है, द एशियन लैंड मास हीट अप, जो एशियन जो ज़मीन होती है हमारे एशिया की, ये मेरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्रिएटिंग अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर इट, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। देखो, ज़मीन गर्म होगी तो ज़मीन गर्म होने की वजह से इसकी हवा गर्म होगी, जो कि ऊपर की ओर जाएगी, जिससे कि ये जगह कैसा हो जाएगा, मेरा लो प्रेशर की हो जाएगी। ठीक है। सिंस एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि मेरी जो हवा है वो हाई से लो प्रेशर में हमेशा बहती है। विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम कूलर हाई प्रेशर ओशन टुवर्ड द हॉट लैंड, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई प्रेशर वाले ओशन होते हैं ना, वहाँ से मेरी जो विंड है वो गर्म ज़मीन पे आ जाती है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़मीन मेरी गर्म हो गई, जिसकी वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, जिससे कि ये मेरा एक लो प्रेशर एरिया बन गया। ठीक है। अब जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब यहाँ की तो हवा चली गई, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया हो गया। अब जो समंदर है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, और वहाँ की जो ठंडी हवाएं है ना, वो इधर लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करेंगी, बहकर आएंगी। ठीक है। दिस ओशन विंड्स कैरी मॉइस्चर। अच्छा, ये हवा कहाँ से आ रही है, ओशन से आ रही कि नहीं आ रही है, और ओशन की हवा में क्या होती है, नमी यानी कि मॉइस्चर होती है। दैट कंडेंसेस ओवर द वार्मर लैंड एंड फॉल इन फॉर्म ऑफ हैवी मॉनसून रेन। और यही जो नमी होती है ये मेरी गर्म इलाकों के ऊपर इकट्ठा हो जाती है और बारिश के रूप में ये मेरी क्या है, गिरती है। ठीक है ना। दैट इज वाई मॉनसून कॉमनली रिफर्स टू द सीजनल रेन रादर दैन द विंड्स। इसीलिए जो मॉनसून होता है इसको हम लोग सीजनल रेन के तौर पर क्या करते हैं, इसको मतलब मौसमी बारिश के तौर पर इसको हम लोग रेफर करते हैं। ठीक, हवा से ज़्यादा। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो समर और विंटर में मेरे यहाँ पे इमेज भी दी हुई है। ठीक है। जैसे कि समर में, गर्मी में क्या हो गया भाई, ये जगह मेरी गर्म हो गई। ठीक, गर्म होने की वजह से ये जो यहाँ समंदर से मेरी ठंडी हवाएं हैं वो इधर आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया, अब जो हाई प्रेशर एरिया की जो विंड है वो मेरी इधर आ जाएगी, है कि नहीं है, यहाँ पे आ जाएंगी, और यही मेरी क्या है, बारिश बन के बरसेगी बाद में। ठीक है, यही चीज़ है। चलो, द पैटर्न रिवर्सेस इन विंटर। ठंडी के मौसम में ये जो मेरा पैटर्न होता है ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि पलट जाता है। व्हेन दी लैंड मैस कूल डाउन, जब जमीन में ठंडी हो जाती है समंदर की तुलना में, नाउ द लैंड हैज़ अ हाई प्रेशर सिस्टम। अब जमीन में मेरा क्या हो गया, हाई प्रेशर सिस्टम बन गया है, जबकि ओशंस मेरे क्या है, गर्म है, जिससे कि लो प्रेशर कब है, अब लो ओशंस के ऊपर है। दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से अब जो हवा है ना वो उल्टी दिशा में बह रही है। मतलब गर्मी में कहाँ से बह रही थी, गर्मी में समंदर से ज़मीन पे जा रही थी, लेकिन अब ज़मीन से समंदर पे जाएगी। फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द ओशन ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया, जिसकी वजह से एशिया की ज़्यादा जगहों पर क्या जाती है, ड्राई मेरी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ये हवा कहाँ से आ रही है ना, लैंड से आ रही है, और लैंड यानी ज़मीन में ड्राई है। ठीक है। कमिंग टू इंडिया, द मॉनसून रेन टिपिकली एडवांसेस फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इन अर्ली जून। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मॉनसून रेन होती है ये मेरी इंडिया के सदर्न टिप से आती है शुरुआती जून में। ठीक है। देखो ये नीचे का मैप है, ठीक, अभी उतना अच्छा बना नहीं लेकिन मान लो, ठीक है, ये सदर्न टिप है, यहाँ पे मेरे ओशन है,
ये मेरी क्या है, सदर्न टिप है। तो यहाँ से मेरी मानसून जो रेन है वो अर्ली जून में एंटर कर रही है, और यहाँ से एंटर करने पे ये ना नॉर्थ वर्ड की तरफ, यानी नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ इधर की ओर आने लगती है। ये साउथ होता है, मेरा नॉर्थ होता है मैप में, ठीक है। ऊपर की ओर आने लग जाती है ये, और पूरे एंटायर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ये मेरी मिड जुलाई तक फैल जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्मूथ प्रोग्रेशन, ये मेरा स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं होता है। थ्रू द वेस्टर्न घाट, रिमेंबर आर ब्रीफ सर्वे ऑफ टोपोग्राफी एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। ये कह रहे कि भाई ये स्मूथली पूरी नहीं फैलती है, वेस्टर्न घाट जो है ये मेरे नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो वेस्टर्न एरिया की जो ढलान है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि जो डेक्कन प्लेट्यू है मेरा ईस्ट में, वहाँ पर क्या होती है, कम बारिश होती है, क्योंकि वह डेक्कन प्लेट्यू मेरा क्या थोड़ा बराबर टाइप का है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये हवाएं ऐसी निकल जाती है सन सन, वहाँ पे कम बरसता है। और उधर वेस्टर्न घाट की तरफ बैरियर टाइप का है, तो वहाँ पे लड़ के वहीं बरस जाती है। लेस एंड ऑफन विथ इंटरप्शन, और यहाँ पे जो बारिश होती है ना वो भी इंटरप्शन के साथ में होती है, मतलब रुक रुक के होती है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड दी समर और साउथ वेस्ट मानसून। इसको कॉमनली हम लोग समर या फिर साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रॉम। साउथ वेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई साउथ वेस्ट की तरफ से ही तो ये हवाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आ रही है ना, तो इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। एज विंटर अप्रोचेस, जैसे जैसे ठंडी का मौसम आता है, विंड रिवर्सेस, जो हवा है अब वो पलट जा रही है, एंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशियन, और अब वो किधर बह रही है, जमीन से समंदर की तरफ जा रही है। एज वी जस्ट सॉ, जैसे कि हमने अभी देखा, दीज आर ड्राई विंड्स दैट ब्रिंग कोल्ड वेदर टू साउथ इंडिया। ये मेरी सूखी हवाएं होती हैं, ठीक है, जो कि ठंडी का मौसम साउथ इंडिया में लेकर आती हैं, ठीक। बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल कलेक्ट सम मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल टू द पार्ट ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। लेकिन अपने आने के रास्ते में देखो, बे ऑफ बंगाल ये भी मेरा समंदर की तरफ ही है, अरे समंदर ही है एक तरीके से मेरा ये। तो जो हवाएं इसके ऊपर से होके गुजरती है ना, इनमें अब नमी इकट्ठा हो जा रही है, अब इनमें नमी इकट्ठा हो जा रही है, जिससे कि अब ईस्ट और साउथ के हिस्सों में बारिश हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि ईस्ट और साउथ में जो मानसून है ये मेरा लेट रहता है थोड़ा, ठीक है। और इसको हम लोग विंटर मानसून कहते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में बरस रहा है, ठीक। देखो मान लो ये ना मेरा मैप है इंडिया का, तो ये मेरा जो एरिया होता है ना, ये बांग्लादेश के इधर वाला, ये वाला, ये मेरा होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और अब जो हवाएं हैं ठंडी के मौसम में वो उल्टी इस तरफ की ओर जा रही हैं, अब इस तरफ की ओर जा रही हैं, जो हवा इधर से आएगी वो यहाँ से नमी उठा लेगी और यहाँ पे आके अब ये बरसेगा तड़ा के, ठीक है ना। ईस्ट और साउथ यानी इस एरिया में अब ये बरसेगा बढ़िया से, ठीक। चलो, डोंट मिस आउट, माउसेराम लोकेटेड इन मेघालय रिसीव द हाइएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड अबाउट 11,000 मिलीमीटर्स विच इज सेम एज 11 मीटर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है क्या है, माउसेनरम। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो भाई सॉरी उसके लिए। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। एवरेज ऑन एवरेज क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तकरीबन यहाँ पे होती है 11,000 मिलीमीटर, मतलब 11 मीटर जितनी। 11 मीटर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बारिश को कैसे मेजर किया जाता है ये याद है कि नहीं याद है? पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें ऐसे खुला रहता है, पानी इसके अंदर इकट्ठा होता है, जितना ऊपर जाता है उतना कहते हैं कि उतना मिलीमीटर बारिश हुआ। याद है कि भूल गए? याद रखना। चलो, ये आप लोग देख सकते हो, प्यारा सा हमारी एक फ़ोटो दी हुई है, काफ़ी सारे मेरे झरने जो हैं बह रहे हैं, कितना सुंदर लगता होगा यहाँ पे कहीं खड़े के होके देखो तो। चलो जी, द मानसून हैज़ इंस्पायर्ड मैनी रागास इन बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। क्या कह रहे हैं, जो मानसून होते हैं इसने बहुत से रागों को, गानों को इंस्पायर किया है हमारे कार्नेटिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, ठीक है। जैसे हमारा मेघ मल्लार एंड अमृथा वर्षिनी आर नेम्स ऑफ कपल ऑफ देम। ये कुछ हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के क्या हैं, नाम है। लेट्स एक्सप्लोर। सिंस द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट मानसून रेनफॉल have been an important aspect of life in India, our ancestors observed nature around them carefully। क्या कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर जो मानसून रेनफॉल होती है इसको प्रिडिक्ट करने की जो काबिलियत है, ये मेरे भारत के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, इन्होंने इनके आसपास के नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करा। दे डेवलप लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज
थ्रू दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव से इन्होंने अपनी स्थानीय क्षेत्र की पारंपरिक ज्ञान को अर्जित करा, विकसित करा। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है जिसको कि हमें प्रिजर्व करने की, बचाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए फिशरमैन ऑन कोनकान कोस्ट प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ मॉनसून व्हेन फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर आर सीन एट द सरफेस। क्या कह रहे हैं? उदाहरण के लिए मछुआरे, कोनकान का जो वो है तट, इसके जो मछुआरे हैं ये मॉनसून के आने का अंदाज़ा लगाते हैं। कैसे? जब ये उन मछलियों को देखते हैं जो कि आमतौर पर पानी के नीचे रहती हैं, जब उसको ये सतह पर आते देखते हैं तो इससे वो मॉनसून आने का अंदाज़ा लगाते हैं। इन पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया मॉनसून इज सेट टू अराइव विद इन 50 days आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री कैसिया फिटुला ब्लूम्स। क्या कह रहे हैं कि भाई दक्षिण भारत में मॉनसून कहते हैं कि भाई 50 दिन बाद आता है, जब जो गोल्डन शावर ट्री है ये मेरा क्या है, खिलता है। ठीक है। सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन क्रोज बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप्स इट्स इंडिकेट लेस रेनफॉल। कई जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं ये भी बिलीव करते हैं कि जब कौवे जो हैं अपने घोंसले को पेड़ पर ऊंचाई पर बनाते हैं, इसका मतलब जो बारिश है वो क्या है, कम होगी। वेयर एज इफ़ द नेस्ट आर लोअर, जब घोंसले अगर नीचे होंगे, रेनफॉल इज लाइकली टू बी हैवी, तो जो बारिश है वो ज़्यादा होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो एंड हेल इन योर एरिया। आपके एरिया में ऐसी कोई लोकल नॉलेज हो, बारिश, कोहरे, बर्फ़, ओले, इनको लेकर, तो इसकी आप लिस्ट बनाइए। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए ना आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हो। ठीक, वो आपको इसकी बेहतर जानकारी दे पाएंगे कि आपके एरिया में ऐसी कोई मान्यता है या नहीं। चलिए जी, क्लाइमेट्स एंड आवर लाइफ्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट एंड डिपेंडेंट ऑन इट। हमारा जो जीवन है वो जलवायु से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है और इस पर निर्भर करता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल टू लोकल कल्चर। फॉर इंस्टेंस, जो इम्पैक्ट है, जो असर है हमारे क्लाइमेट का, जलवायु का, वो हमको लोकल कल्चर में देखने को मिलता है। एंड इंडिया हैज़ मैनी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद सीजन्स एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। भारत के अंदर कई सारे मेरे त्यौहार हैं जो कि मौसमों से और खेतीबाड़ी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। लेट्स एक्सप्लोर, रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में जो दादा दादी, नाना नानी कोई या कोई बड़ा रहता है, उनके पास जाओ। आस्क देम अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड डांसेस दे रिमेंबर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड यूथ। वो जब बच्चे थे उनकी जवानी से जुड़े हुए जो पारंपरिक त्यौहार या जो नृत्य हैं उनके बारे में उनसे पूछो। स्पेशली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रेन, खासकर वो जो कि खेती बाड़ी और बारिश से जुड़े हों। व्हाट रिचुअल्स डिड दे पार्टिसिपेट इन, कौन से कर्मकांड वो किया करते थे, मतलब कौन कौन से वो रिचुअल्स को करते थे। दे देन ऑर्गेनाइज अ कल्चर फेस्ट विथ योर फ्रेंड। फिर अपने दोस्तों के साथ में एक कल्चरल फेस्ट यानी कि एक पारंपरिक कह सकते हो मेला टाइप का लगाना। यू कैन शोकेस सम ऑफ द डांसेस, वहाँ पे आप कुछ डांसेस, कुछ नृत्यों को, गानों को और एक्टिविटीज़ को आप वहाँ पे दिखा सकते हो जो कि आपके एल्डर्स ने आपके साथ में शेयर करा है। वेदर इट इज़ अ डांस, ये नृत्य हो, कोई हार्वेस्ट यानी कटाई का कोई रिचुअल हो, या कोई साधारण सी कहानी हो, या कोई प्रेयर वेयर कुछ भी हो देवी देवताओं की, ट्राई टू ब्रिंग दीज ट्रेडिशन टू लाइफ फॉर योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के लिए इन ट्रेडिशन, इन परंपराओं को जीवन देने की कोशिश करना, मतलब उनको करके दिखाने की कोशिश करना। चलो जी, द क्लाइमेट ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर भी हमारे क्लाइमेट के, जलवायु का क्या होता है, सीधा असर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस यू मे हैव हर्ड द फ्रेज मॉनसून फेलियर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आपने मॉनसून फेलियर टर्म को हो सकता है सुना हो। ठीक है। विच रेफर्स, जो कि मेरा होता है टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, जो कि किस लिए होता है, अगर खराब बारिश हुई है मॉनसून सीजन के दौरान तो उसके लिए होता है। ठीक है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द एग्रीकल्चर सफर्स, जो खेती बाड़ी होती है ना, जो कृषि होता है, उसको बड़ा नुकसान होता है। पीपल, वुमन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर। महिलाओं को, लोगों को, खासकर महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी की तलाश में। एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स आर लाइकली टू माइग्रेट टू सिटीज़। और जो खेती बाड़ी करने वाले जो जो श्रमिक होते हैं
वो शहरों में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, शहरों में पलायन करते हैं खाने की तलाश में, ठीक है, खाने की तलाश में, मतलब पैसे ऐसे कमाने के लिए, ठीक। और शहरों के अंदर भी जो सामान होता है वो महंगा हो जाता है, ठीक, महंगाई आ जाती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रिडिक्टेबल वेदर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कई सारे मेरे उद्योग के काम जो हैं वो भी मेरे मौसम के ऊपर ही निर्भर करते हैं, पानी की मौजूदगी पर ही निर्भर करते हैं। द वर्ल्ड ओवर वी कैन ईजिली डिटेक्ट सच कनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। क्या कह रहे हैं कि भाई हम आसानी से ये जो मेरे कनेक्शंस हैं क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के, इनको हम लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, ये हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दोज कंडीशंस गेट स्पेशली स्ट्रेन्ड व्हेन क्लाइमेट डिजास्टर स्ट्राइक। ये जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो मेरी और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं जब कभी मेरी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा मैं पीछे आपको लाना चाहूँगा इस पेज पर, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरी बहुत सारे त्योहारों की फ़ोटो दी हुई है, ठीक है। ये बिहू का है, ये छठ पूजा की है, ये मकर संक्रांति की है, बैसाखी, पोंगल, ये हमारे विंटर फेस्टिवल्स के लिए है, ठीक है ना। ये हेमिस है, ये लोसोंग फेस्टिवल है, ठीक है। ये आपका गुड़ी पड़वा है, लोहरी, ओणम, ठीक है। ये सारी देखो कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस हैं। देखो मैं यही कह रहा हूँ, इस बुक के अंदर एक जो बहुत ही कमाल की मुझे चीज़ मिली ना, वो इसकी इमेजेस हैं, बहुत ही कमाल की, बहुत ही गजब की हैं। इससे पहले वाली बुक में इतनी अच्छी नहीं थी, इस बुक की ये एक बहुत ही अच्छी प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स, इंडियाज डाइवर्स वेदर पैटर्न कैन ब्रिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन सच एज साइक्लोन्स, फ्लड, लैंडस्लाइड एंड अदर सच क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। क्या कह रहे हैं कि भारत का ये जो डाइवर्स मौसम का पैटर्न है, इसकी वजह से हमारी जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हमारे साइक्लोन हो गए, बाढ़ हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, ऐसे भी हमको इंडिया में काफ़ी देखने को मिलते हैं। दीज इवेंट्स अफेक्ट पीपल लाइफ। ये जो इवेंट्स हैं ये लोगों के जीवन पर असर डालते हैं, खेती बाड़ी को रोक देते हैं, नुकसान होता है बहुत ही ज़्यादा, जो बिल्डिंग इमारतें होती हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ ही में जो लोकल इकोनॉमी है इस पर भी बहुत बुरा क्या पड़ता है, असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरी ईयर, हर वर्ष, द इंडियन कोस्ट लाइन स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट विटनेस सेवरल साइक्लोन। भारत की कोस्ट लाइन को, खासकर जो हमारी ईस्ट साइड की जो कोस्ट लाइन है ना, उस पर बहुत सारे साइक्लोन्स हमको देखने को मिलते हैं। इन पास्ट ईयर्स, बीते हुए वर्षों में, सम ऑफ देम हैव बीन हाईली डिस्ट्रक्टिव। कुछ जो ऐसे में साइक्लोन्स रहे हैं ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहे, इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइफ, डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपरूटिंग ट्रीज एंड कॉजिंग सॉइल इरोजन। जिससे कि मानव जानवर जीवन को नुकसान हुआ है, जो प्रॉपर्टी है उसको भी बहुत, मतलब ज़मीन को भी, दूसरों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स तहस नहस हो गई हैं, पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया है इन्होंने, और जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का कटाव है, ये भी क्या हो गया है, इसकी वजह से काफ़ी होता है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कीप ट्रैक ऑफ कमिंग साइक्लोन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, इवोल्यूशन एंड प्लेस ऑफ लैंडिंग। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इन साइक्लोन्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। इनकी जानकारी देते हैं कि ये कैसे कहाँ पर गिरेगा के, ठीक। डोंट मिस आउट, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF इज स्पेशली ट्रेन टू रिस्पॉन्स टू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग NDRF के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इनको खास तौर पर ट्रेन किया जाता है जो प्राकृतिक आपदा है, इसके साथ में जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई कोई आपदा है उससे निपटने के लिए। NDRF बटालियंस आर लोकेटेड इन 12 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। NDRF की जो बटालियन है वो भारत के 12 अलग अलग जगहों पर स्थित है। The NDRF has played a key role in rescue and evacuation during disasters like cyclone, landslide and floods। जो ये NDRF है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोगों को बचाने में, जगह को खाली कराने में किसी भी आपदा के दौरान, जैसे कि कोई अगर साइक्लोन, बाढ़ आ गई है या ज़मीन खिसक गई तो उस कंडीशन में NDRF बहुत मदद करता है। हाउ आर साइक्लोन फॉर्म्ड?
तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जो मेरे साइक्लोन्स होते हैं आखिर ये बनते कैसे हैं। We saw that in some special situations the atmospheric pressure near the sea become lower than the surrounding areas। क्या कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ स्पेशल कुछ खास सिचुएशंस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समंदर के करीब वो मेरा आसपास के एरिया के तुलना में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। दिस इज एन इन्विटेशन टू एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया टू कम इनटू द लो प्रेशर एरिया। ये क्या होता है, एक न्योते की तरह होता है कि आसपास की जो हवा है वो लो प्रेशर एरिया में आ जाए। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हवा है वो मेरे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है कि नहीं है। तो अगर कहीं पे लो प्रेशर सिस्टम बन गया है तो आसपास के जो हाई प्रेशर सिस्टम की जो हवा है वो लो की तरफ बहेगी, ठीक। एंड द एयर फ्रॉम द सी मूव इन ब्रिंगिंग विथ इट्स मॉइस्चर एंड रेन। और जो हवा होती है सी से समंदर की वो क्या होती है, आती है अपने साथ में नमी और बारिश लेके आती है। व्हेन द लो प्रेशर सिस्टम इज इंटेंस, जब ये लो प्रेशर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, तो जो विंड स्पीड है, हवा की रफ्तार है, वो क्या होती है, हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स बन जाते हैं, ठीक है ना। जिसके से क्या होता है, साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर सिस्टम जो कि हमारे बारिश लाने का काम करता है, यही कहीं ना कहीं हमारे साइक्लोन बनाने का भी काम करता है। बस फर्क ये है कि जब लो प्रेशर कम रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो बारिश आती है, ज़्यादा हो जाता है तो भैया साइक्लोन आता है, ठीक है। चलिए, एज विंड कलेक्ट्स मॉइस्चर, जैसे जैसे हवा नमी इकट्ठा करती जाती है, दे फॉर्म क्लाउड्स, तो क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। एंड रोटेट्स इनवर्ड, और अंदर की तरफ क्या ये घूमने लग जाते हैं। टूवर्ड द सेंटर ऑफ डिप्रेशन, जो सेंटर केंद्र होता है ना उसकी तरफ घूमने लग जाते हैं, ऐसे घूमने लग जाते हैं, ठीक है ना। दिस सेंटर, ये जो केंद्र होता है, विच इज क्लाउडलेस, यहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं, इसको हम लोग साइक्लोन की आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई ऑफ दिस साइक्लोन, साइक्लोन की आंख बोलते हैं, ठीक है। रुको, इसमें ना बहुत ही अच्छी इमेज है एक, ये देखो, ये है साइक्लोन की आंख। इमेज देखो कितनी प्यारी है। साइक्लोन की आंख को बाद में देखना, पहले इमेज देखो कितनी प्यारी है, एकदम अल्ट्रा एचडी क्वालिटी की इमेज है। अब इसे कहते हैं ना इमेज। इस इमेज को तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ना अपने फ़ोन में वॉलपेपर की तरह इसका यूज़ कर सकते हो, इतनी बेहतरीन इमेज है ये। चलो जी, वापस इस पे आते हैं। क्या है मेरा, थिंक अबाउट इट, व्हाट आर क्लाउड्स, बादल क्या होते हैं, वाइट लम्प्स इन द स्काई, आसमान में ये मेरे वाइट सफ़ेद क्या होते हैं, लम्प्स, गुच्छे जैसे होते हैं, गांठ जैसे होते हैं। यू माइट से बट वॉट आर दे मेड ऑफ, आप मतलब कह सकते हो कि भैया आसमान में गुच्छे जैसे, गांठ जैसे होते हैं, लेकिन ये बने किसके होते हैं। आंसर्स का बहुत ही साधारण सा है, ये किसके बने होते हैं, वाटर, पानी के। बट नॉट जस्ट एनी वाटर, लेकिन किसी पानी के नहीं। वॉट क्लाउड आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बादल होते हैं ये पानी के बूंदों के बने होते हैं, ठीक है, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और दोनों के ही मिश्रण होते हैं। दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर में मेरे क्या होते हैं, सस्पेंडेड यानी कि लटके रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइक्लोन फानी की इमेज है, एक साइक्लोन आया था इसका नाम है फानी, उसकी इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा क्या है, लो प्रेशर सेंटर है, ठीक है। तो जो हवा है हमारी सी से, वो देख रहे हो काफ़ी तेज़ी से आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही इस तरफ आ रही है ना, और तेज आने की वजह से ऐसे ना घूम रही है, जिसके से यहाँ पे बादल बन रहा है और ये मेरे साइक्लोन बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है साइक्लोन का, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये है मेरे साइक्लोन की आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, यही है ना, हाँ वही दिख रहा है, वही दिख रहा है मुझको तो। चलो जी, अब नेक्स्ट है मेरा फ्लड यानी कि बाढ़। अब हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलो भाई बाढ़ को भी पढ़ लेते हैं। अ फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, फ्लड मेरी तब होती है जब जो पानी है वो मेरी सूखी ज़मीन पर बहने लग जाता है। दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल जनरेटिंग ह्यूज रन ऑफ वाटर दैट द लैंड कैन नॉट ऑब्जर्व, ये भारी बारिश की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ज़मीन नहीं सूख पाया, तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा, ऊपर ही बहेगा, बाढ़ आ गई, ठीक है। और ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक्स, और ये किस वजह से हो जाता है भाई, जो मेरी वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे नदी होगी, झील होगी, इसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो ये पानी कहाँ जाएगा, हवा में तो उड़ नहीं जाएगा, तो ये क्या होता है, नदी और झील से बाहर आ जाता है, तब भी हम कहते हैं बाढ़ आ गई। अनटिल दी वाटर ओवरफ्लो और दियर बैंक्स आर ब्रीच्ड, फ्लड अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द मानसून, जो बाढ़ है वो अक्सर मेरी मानसून के सीजन में होती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, नदियों में खूब
तगड़ा वाला उफान रहता है, आसपास का एरिया डूब जाता है। States such as Uttar Pradesh, Bihar, Kerala, Andhra Pradesh and Assam are particularly vulnerable to floods। क्या कह रहे हैं, मेरे जो राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, ये क्या है, वनरेबल है, यानी कि अक्सर ये बाढ़ की चपेट में आते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर। हैव यू सीन और रेड अबाउट फ्लड्स, क्या आपने बाढ़ कभी देखी या फिर उसके बारे में पढ़ा है? लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत के फिजिकल मैप को देखो। डिस्कस इन पेयर, जोड़ों में इस पर डिस्कस करो। व्हाई यू थिंक फ्लड्स अकर इन एरिया मेंशन अबव, कि ऊपर के जो एरियाज हैं यहाँ पे बाढ़ क्यों मेरी आ रही है। ठीक है, क्या रीज़न हो सकते हैं? तो भाई देखो, उत्तर प्रदेश यहाँ पे तो क्या रहता है ना कि नदी वदी आती है, उसमें पीछे ज़्यादा पानी आ जाता है, तो बस ये जो नदी है ना अपना तोड़ के बाहर निकल जाती है, बाढ़ आ जाती है, यही मेनली रहता है रीज़न। या फिर फ्लैश फ्लड हमको देखने को मिल जाती है, एकदम से आने वाली बाढ़, वो हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से मतलब इसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इसमें है 2-3 रीजन्स हैं। चलो जी, इन दी हिमालय रीजन, हमारे हिमालय क्षेत्र में, ऑन दी अदर हैंड फ्लड अकर्स व्हेन दी ग्लेशियर लेक्स ओवरफ्लो। हिमालय रीजन में बाढ़ कब आती है? जब जो ग्लेशियर लेक्स हैं ये ओवरफ्लो करती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि भैया लेक्स तो यानी झीलों के बारे में तो मैंने सुना है, अब ये ग्लेशियर लेक क्या चीज़ है? तो देखो, वो झीलें जिनके अंदर जो पानी आ रहा है वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आ रहा है। ग्लेशियर क्या होते हैं? मेरे बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो वो झीलें जिनके अंदर जो पानी है वो मेरे ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आ रहा है, उसको हम लोग ग्लेशियर लेक बोलते हैं। सीधा सा लॉजिक है। सॉरी, ग्लेशियर लेक क्या है? ग्लेशियर लेक वो लेक जिसमें जो पानी है वो ग्लेशियर के पिघलने से आया, तो वो ग्लेशियर लेक हो गया, खत्म कहानी। तो उसमें क्या कहे कि भाई हिमालय रीजन में बाढ़ कब आती है? जब ये जो ग्लेशियर लेक है ना ये ओवरफ्लो होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। ग्लेशियर लेक्स फॉर्म अ बैरियर ऑफ रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर। ग्लेशियर लेक्स में क्या होता है कि भाई पत्थर और बर्फ का बैरियर टाइप का बन जाता है, बांध टाइप का बन जाता है पानी को रोकने के लिए। विच ऑफन्स कम फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर, जो कि मेरा पिघले हुए ग्लेशियर से आता है। इफ ग्लेशियर मेल्ट्स टू फास्ट, अगर ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल जाता है, ठीक है, एज इज इंक्रीजिंग द केस, और इफ देयर इज टू मच रेनफॉल, या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो जो बिल्डअप प्रेशर है इसकी वजह से क्या आता है, जो बाढ़ है वो सॉरी जो पानी है वो धड़धड़ा के बैरियर्स को तोड़ते हुए आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्लेशियर बस्ट हो गया, और इसकी वजह से बहुत तेज बहुत तेज बाढ़ आती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। ठीक है, इसको फ्लैश फ्लड बोला जाता है। आपके चैप्टर में नहीं है बट इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड है। ठीक है, अच्छा, इसको ना ग्लेशियर बस्ट कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो, अरे फट गया, एक था टर्म, क्या पहाड़ फट गया, कुछ फट गया करके होता है। चलो, जिससे कि बहुत तेज बाढ़ आती है, जिससे कि लोगों और मतलब जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मेरे 3.15 में ना इमेज दी हुई है किसके, ये साइक्लोन के बाद की इमेज है, देख सकते हो पेड़ एकदम उखड़े पड़े हैं। ठीक है, ये लैंडस्लाइड, जमीन खिसक गई यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ देखो बाढ़ आ गई, घर डूब गया, सिर्फ छत बची, और ये फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी पड़ी है। ठीक, ये इनकी इमेज है। चलो जी, तो डोंट मिस आउट, इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है मेरा। इन 2013 में उत्तराखंड एक्सपीरियंस आ सडन ग्लेशियर बर्स्ट। उत्तराखंड में एकदम से एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, जिसकी ये किस वजह से हुआ था? बहुत ही लगातार क्या हुई थी, तेज बारिश हुई थी कई दिनों से, जिसकी वजह से ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। ठीक है, मैनी लैंडस्लाइड फॉलोड्स, इसके बाद में बहुत सारी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ था, जमीन बहुत खिसकी थी। इसके बाद में एरियाज अराउंड वन ऑफ इंडियाज इंपॉर्टेंट सेक्रेड साइट द केदारनाथ टेम्पल वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो एरिया थे मेरे केदारनाथ टेम्पल के आसपास का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, बहुत नुकसान हुआ था। सेवरल विलेजेस वॉज वॉश्ड अवे, कई सारे गाँव बाढ़ में बह गए थे, और कई सारे सड़कें और पुल भी गाँव में बाढ़ के साथ में क्या टूट गए थे। ठीक है, 6000 के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस आपदा के दौरान। ठीक है, इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, 2013 उत्तराखंड केदारनाथ टेम्पल इंसिडेंट, ऐसे करके सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, इस पे पता है एक मूवी भी बनी हुई है, इस पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, चाहो तो वो भी देख सकते हो। चलिए, मैनी सिटीज, कई सारे शहरों में एक्सपीरियंस फ्लडिंग, यानी कई सारे शहरों में बाढ़ आती है। व्हेन देयर इज ए हैवी रेनफॉल, जब ज़्यादा भारी बारिश होती तब। दिस में ड्यू टू एन ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम। ऐसा किस लिए होता है भाई? देखो, शहरों को खूब ताड़ाताड़ लोग बना तो देते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन पानी किधर से निकलेगा इसका लोग
जुगाड़ नहीं करते। और ड्रेनेज सिस्टम आजकल क्या है, शहरों के बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब पानी निकलने का जो सिस्टम है ना वो बहुत पुराना हो गया, एकदम बाबा आदम के ज़माने का, ऐसी कंडीशन है उस ड्रेनेज सिस्टम की। अब बारिश होती है, पानी निकल नहीं पाता, तो पानी कहाँ आएगा, सड़कों पर। लो, बन गई नदी, सड़कों पे नदी बन रही है, लोग गाड़ी के बजाय नाव से सफ़र कर रहे हैं शहरों के अंदर, ये कंडीशन हो जाती है कई जगह पर, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम में बेकार हो गए, या सही से शहर को बनाते टाइम किसी ने प्लानिंग ही नहीं करी पानी निकालने की, भगवान भरोसे छोड़ दिया, अब क्या बाढ़ है। बिसाइड्स अर्बन सरफेस ऑफ कंक्रीट और asphalt डू नॉट अलाउ वाटर टू बी ऑब्जर्व बाय अर्थ। इसके अलावा जो सीमेंट की ज़मीन होती है, जो एसफॉल्ट रोड होती है, इस पर पानी नहीं सोखता, इस पर पानी ऐसे जमा रहता है, तो इसकी वजह से और बाढ़ की कंडीशन खराब हो जाती है। अगर सीमेंट की ज़मीन ना हो, कंक्रीट ना हो, तो पानी कुछ हद तक वो सोख भी ले, लेकिन सब तो सीमेंट का बना दिया है, तो पानी कहाँ जाएगा, हवा में। चलो जी, तो लैंडस्लाइड है मेरा अगला टॉपिक, इसको भी पढ़ लेते हैं। लैंडस्लाइड, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भूस्खलन, ठीक है। आम शब्दों में कहूं तो जमीन का खिसक जाना, ठीक। A landslide is a sudden collapse of rock, soil or debris, often triggered by heavy rain, earthquake और volcanic activities। क्या कह रहे हैं, जो लैंडस्लाइड होती है इसमें क्या होता है कि जो पत्थर मिट्टी होता है, जो मलबा होता है ना, वो क्या है एकदम से गिर जाता है, खिसक जाता है अपनी जगह से। ये तेज बारिश की वजह से हो सकता है, भूकंप की वजह से हो सकता है, या फिर वॉल्केनो जो ज्वालामुखी होती है ना उसकी गतिविधि के कारण भी हो सकता है। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एंड माउंटेनस रीजन सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज द वेस्टर्न घाट एंड हिली रीजन्स। जो लैंडस्लाइड है, जो भूस्खलन है, ये मेरा पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉमन होता है, सामान्य होता है, ठीक है, अक्सर होता रहता है। पहाड़ी इलाकों में ये मेरा अक्सर होता रहता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट का जो एरिया हो गया, पहाड़ी इलाका हो गया ना सारा जितना भी है, यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड हमको देखने को मिलती है। दीज इवेंट्स ऑफन अकर ड्यूरिंग मानसून, और ये घटनाएं कब होती है, मानसून की वजह से होती हैं। देखो ये कैसे होती है ये भी बता देता हूँ। बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, अब बारिश का पानी जब मेरी ज़मीन पे पड़ता है तो उसके अंदर सोख लेता है। अच्छा, बारिश का पानी जहाँ जहाँ जाता है ना वो रास्ता बना देता है। मान लो ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, बारिश का पानी इसके ऊपर गिरा, अब यहाँ कहीं क्रैक है, इसमें पानी जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीन है कटने लगी, और जब ये एक लिमिट तक कट जाएगी तो आप देख रहे हो ये जगह थोड़ी अलग होगी, तो बस ये खिसक जाएगी, ये लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है ना। लैंडस्लाइड जो है, अगर खूब पेड़ पौधे जंगल लगाओगे ना तो इसकी मदद से आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक। चलो, इन दोज रीजन्स, इन क्षेत्रों में द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड हैव इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन फॉरेस्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट फॉलोइंग अप्रूव्ड मेथड एंड कंस्ट्रक्शन टू मैनी बिल्डिंग्स दैट ब्लॉक द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं, इन क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड के मेरे चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस वजह से, इंसानी गतिविधियों की वजह से। इंसानी गतिविधि कैसे कि भाई जंगल काट दिए, पेड़ों की जो जड़ है वो ज़मीन को रोकने का काम करती है, पेड़ की जड़ तुमने काट दी, मिट्टी ज़मीन कहाँ से घंटा रुकेगी, ठीक है ना, तो लैंडस्लाइड उसके से बढ़ जाते हैं। बिल्डिंग बढ़ा दी, भाई बिल्डिंग बढ़ा रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो आप ज़मीन के ऊपर, पहाड़ी ज़मीन के ऊपर, तो यही होएगा, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं भाई, बिल्डिंग बना लेते हैं, सही मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना लेते हैं, जिससे कि पानी की फ्लो जो होती है क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, गड़बड़ा जाती है उसमें, और फिर होता है लैंडस्लाइड। अगला है मेरा फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल की आग, ठीक है। फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोलेबल फायर दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस वेजिटेशन। क्या कह रहे हैं, जो फॉरेस्ट फायर होती है, यानी कि जो जंगल की आग होती है, ये मेरी अनकंट्रोल्ड आग होती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से वेजिटेशन में, पेड़ पौधों में फैलती है। ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, ये अक्सर जो हमारे सूखे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ना, इसकी वजह से और ज़्यादा हो जाती है। सूखा पड़ता है या फिर कहीं पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, इससे तेज़ी से फैलती है ये। इंसानी ह्यूमन केयरलेसनेस, यानी इंसानी द्वारा जो लापरवाही होती है, ये इसका एक और बड़ा कारण है। फॉरेस्ट फायर आर कॉमन इन स्टेट्स विद लार्ज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड एरिया सच एज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एज वेल एज माउंटेन रेंजेस सच एज दी वेस्टर्न घाट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारी फॉरेस्ट फायर है, ये मेरी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही में जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ी इलाके जो है वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉमन है, मतलब वहाँ पे होती रहती है, क्योंकि वो ड्राई एरिया होता है, ठीक है। देखो जो फॉरेस्ट फायर है ना, ये ड्राई में ज़्यादा होती है, वेट एरिया में नहीं होगी, होएगी ही नहीं वेट एरिया में, बट ड्राई में ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्राई में सब सूखा है, फटाक से जल जाएगा, ठीक है।
Apart from destroying large area of the forest, fire harms wildlife, degrade the ecosystem, spoils the air quality and displace local communities. क्या कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जंगल बर्बाद करने के अलावा जो फॉरेस्ट फायर है, इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल जीवन है, उस पर बुरा असर पड़ता है। जो इकोसिस्टम है वो नष्ट हो जाता है, एयर क्वालिटी बेकार हो जाती है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। The consequences are therefore both environmental and economical. इसके जो consequences होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं, इसके जो असर होते हैं, वो मेरे पर्यावरण पर भी होते हैं और आर्थिक रूप से भी होते हैं। ठीक है ना। चलिए लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व फिगर 315, डिस्क्राइब द इफेक्ट दे मे हैव ऑन पीपल, प्लांट, एनिमल एंड इकोनॉमिक लाइफ। क्या कह रहे हैं? 3.15 को ऑब्जर्व करो। ये 3.15 शायद ऊपर वाला है, कहाँ गया? ये वाला है, हाँ यही है। तो ये कह रहे हैं कि इस जो डायग्राम है ना, ये जो फिगर है, इसको ऑब्जर्व करो और बताओ इंसानी जीवन पर इसका क्या असर है। ठीक है, इंसानी जीवन, पेड़ पौधे, आर्थिक हमारा जो जीवन है उस पर इसका क्या असर हो रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो देखो भाई, कोई भी प्राकृतिक आपदा जब भी मेरी आती है ना, तो उसका असर इंसानी जीवन पे मेरा बहुत बुरा होता है। ठीक है ना, बहुत नुकसान होता है भैया, बहुत पैसा वैसा बर्बाद होता है, साथ ही में दिक्कतें आती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने में, मतलब कुल मिला के खूब अच्छे दिक्कत पड़ती है इससे। इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5, 4-5 के समूह में, आइडेंटिफाई इन ईच ऑफ द अबव डिजास्टर दैट पार्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉजेज, कंपेयर योर कंक्लूजन। क्या कह रहे हैं? ऊपर के जो मेरे डिजास्टर्स हैं उसमें 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लो और पहचानो कि कौन सा हिस्सा नेचुरल कॉजेज की वजह से हुआ है और कौन इंसानी कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है, और अपने कंक्लूजन को कंपेयर भी आपको करना होगा। थर्ड मेरा क्या कह रहा है? डिस्कस इन द सेम ग्रुप सीरीज ऑफ प्रिवेंशन मेजर दैट कुड हेल्प अवॉइड द अबव डिजास्टर। क्या कह रहे हैं कि भाई प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे कि हम ऊपर के डिजास्टर्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसको अभी डिस्कस करो। देखो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, इनको आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, पूरी तरीके से उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक आप इससे ज़रूर बच सकते हो, क्योंकि देखो यार, भूकंप आता है बहुत तेज से आता है। ठीक है, बताएगा नहीं आपको 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले कॉल करके कि हेलो हाँ मैं आ रहा हूँ उधर, हट जाना। ऐसा नहीं होता भैया। भूकंप आता है, धड़ाक से आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना, फ्लैश फ्लड आती है, धड़ाक से आती है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर से आप कुछ हद तक तो इनसे बच सकते हो, कंप्लीटली नहीं बच सकते हो, बट कुछ हद तक तो इनसे बच ही सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो क्लाइमेट चेंज है मेरा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है ये मेरा? क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि जो जलवायु है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या आया है, बदलाव आया है। दिस में बी ऑन द स्केल ऑफ प्लैनेट, ये ग्रह के स्केल पर हो सकता है, ये मेरा रीजनल स्थानीय क्षेत्र मतलब स्थानीय किसी रीजन के स्केल पर भी हो सकता है। इसके अंदर टेम्परेचर में बदलाव शामिल होता है, प्रेसिपिटेशन में बदलाव शामिल होता है और वेदर के मौसम की घटनाएं भी शामिल होती हैं। इन पास्ट मिलेनिया, यानी कि यही हमारे 1000 सालों में, वी कैन गो बैक मिलियंस ऑफ ईयर्स। इन फैक्ट नेचुरल प्रोसेस ड्रोव क्लाइमेट चेंजेस, जो प्राकृतिक प्रोसेसेस होते हैं इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था। सिंस 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से, हाउएवर क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन लार्जली ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो क्लाइमेट चेंज है अब वो ज़्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, खास करके जो फॉसिल फ्यूल है हमारे, इनके जलाने की वजह से, जंगल काटने की वजह से, और जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसकी वजह से, एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजम्पशन। और जो हमारा जो ये वेस्टफुल कंजम्पशन है ना, इसकी वजह से क्लाइमेट पर बहुत बुरा सा क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पेड़ काट दिए, पूरे जंगल काट दिए, देखो धुआं धुआं निकल रहा है, एकदम हवा खराब करे पड़े हैं, है कि नहीं। वाई डू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इफेक्ट द क्लाइमेट। अब अगला जो इसमें सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्लाइमेट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and other gases are released gradually into the atmosphere and trap heat from the sun। देखो पृथ्वी के नेचुरल कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी गैसेस हैं वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, ये सूरज से आ रही गर्मी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। ठीक है,
इसको नेचुरल ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। ये मेरी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या करती है, पैदा करती है, जिससे कि मेरी जो पृथ्वी है वो मेरी गर्म होती है, मतलब गर्म बनती है और इस पर मेरा जीवन संभव हो पाता है। लेकिन इंसानी गतिविधि के कारण, जैसे कि उद्योग हो गए, यातायात हो गया, खेती बाड़ी के कारण भारी मात्रा में जो मेरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ना, ये मेरे कुछ ही शतकों में बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, रिलीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो इनमें फंस रही है, जिसकी वजह से जो पूरी हमारी पृथ्वी का तापमान है ना वो बढ़ने लग गया है, जिससे कि जो क्लाइमेटिक पैटर्न है मेरा, पौधों का, जानवरों का, इस पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। ठीक है ना, ये तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि इन सब पे असर पड़ रहा है। भारत के अंदर राइजिंग टेम्परेचर आर प्रेसिपिटेबल इन मैनी रीजन। भारत के अंदर जो बढ़ता तापमान है इसको हम कई क्षेत्रों के अंदर देख सकते हैं। अर्ली इन 2025 की शुरुआत में, फॉर इंस्टेंस, द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। देश का जो औसतन तापमान था वो 1 से 3 डिग्री ज़्यादा था नॉर्मल से। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये है कि भाई विंटर जो है, मतलब जो सर्दी का मौसम है वो मेरा क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है और ठंडियाँ मेरी कम होती जा रही हैं। दिस इफेक्ट नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इससे ना सिर्फ एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है उसकी उपज पर असर पड़ रहा है, बल्कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इन पर भी इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक हमारा उदाहरण है हमारे ग्रह के गर्म होने की वजह से। ग्रह जैसे जैसे गर्म हो रहा है, कई सारी चुनौतियां हमारे सामने आती जा रही हैं। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर दीज चैलेंजेस। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो संबंध है हमारा क्लाइमेट चेंज के कारणों और जो आपदाएं हैं इनके बीच में, अगर हम इनको समझ लेते हैं तो ये हमको ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करेगा। इट ऑल्सो सपोर्ट द नीड फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग रिजिलियंस एंड अडेप्शन इन कम्युनिटीज़। क्या कह रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमको इसके लिए क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो प्रैक्टिसेस है वो हमको इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखनी है, ठीक है। और कम्युनिटीज़ को भैया क्या है, अब अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की जो सरकारें हैं इंक्लूडिंग इंडिया, भारत की सरकार को इंक्लूड करके, अटेम्प्ट टू प्रमोट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन such as cutting down on greenhouse gas emission, planting trees, boosting renewable energy and improving energy efficiency, promoting sustainable lifestyle etc. क्या कह रहे हैं कि भाई जो दुनिया भर की सरकारें हैं, भारत की सरकार को मिलाकर ये क्लाइमेट को बेटर करने को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, इसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। पेड़ों को ज़्यादा लगाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिला है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ ही में जो एनर्जी को यूज़ करने के हमारे तरीके उसको बेटर किए जा रहे हैं और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करा जा रहा है, ठीक है। बट दीज ऑफन क्लैशेस विद डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजम्पशन। लेकिन ये जो कोशिशें हैं ये अक्सर मेरी लड़ती हैं किससे, आर्थिक ग्रोथ से और मेरी जो ये खपत बढ़ी है इससे, ठीक है। जिसकी वजह से हम कोशिश तो कर रहे हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने की, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है। चलो दोस्तों, तो ये तो मेरा चैप्टर निपट गया। अब इसका हम लोग बिफोर वी मूव ऑन, जो कि समरी टाइप का होता है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसका पॉइंट 1 क्या है, इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट इज शेप्ड बाय इट्स ज्योग्राफी इंक्लूडिंग माउंटेन, डेजर्ट एंड प्लेट्यू। भारत का जो विविध जलवायु है ये इसके ज्योग्राफी की वजह से है, ठीक है। चलो, वेदर इज शॉर्ट टर्म। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। सीजन जो होते हैं वो मेरे साल के हिसाब से होते हैं, जबकि जो क्लाइमेट और जो क्लाइमेट होता है वो मेरे लंबे समय तक रहता है, 10 वर्षों तक रहता है, ठीक है। फैक्टर सच एज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू सी, विंड एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द क्लाइमेट। क्या कह रहे हैं कि मेरे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, समंदर से दूरी, हवा और जो टोपोग्राफी है ये मेरे किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है, किसी भी जगह के जलवायु को निर्धारित करती है। मॉनसून जो है वो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये क्रॉप साइकिल को असर करता है और हमारे जीवन पर क्या करता है, काफ़ी असर करता है। चलो, जो क्लाइमेट्स है ये मेरा हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, ये हमारी परंपराओं से, त्योहारों से, खेती बाड़ी से और आर्थिक गतिविधियों से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट, मौसम को समझने से हमको नेचुरल डिजास्टर्स के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से जो वेदर है उसमें, वेदर और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सट्रीम बदलाव आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स क्या हैं कि भाई नेचुरल और जिसके जो रिजल्ट हैं वो हमको नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड पे देखने को मिल रहे हैं। इसके जो बहुत ख़राब रिजल्ट है वो हमको नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, मैच द क्लाइमेटिक फैक्टर विद देयर इफेक्ट। तो अब हम लोग क्लाइमेट फैक्टर को उसके इफेक्ट से मिलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग बहुत आसान है। तो भाई कॉलम 1 में है मेरा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू ओशंस एंड मॉनसून विंड्स, और कॉलम बी में है ब्रिंग वेट एयर टू इंडिया ड्यूरिंग समर्स, क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट इन नॉर्थ एंड साउथ, कीप हायर प्लेसेस कूलर, मॉडरेट द टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको मिलाना होगा। ठीक है, तो देखो भाई लैटिट्यूड की वजह से मेरे अलग अलग जो क्लाइमेट होते हैं ना नॉर्थ और साउथ में, ये मेरे क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई की वजह से जो ऊंची जगह है वो ठंडी रहती हैं, चैप्टर में पढ़ा था। समंदर से दूरी टेम्परेचर को मॉडरेट करती है, और जो मॉनसून हवाएं हैं वो भारत में वेट एयर लेकर आती हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, कर लेना बढ़िया से। चलो जी, तो नेक्स्ट है मेरा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। पहला है मेरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो दोस्तों सवाल मेरा ये है कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आपको अब क्या बताना है, आपको बताना है कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो मैंने अभी आपको इस चैप्टर में कई बार बताया दोस्तों कि मेरा जो वेदर होता है वो कुछ छोटे समय के लिए रहता है, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। ठीक है ना, तो उसमें ये लिख सकते हो वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलो बी वाले पर आते हैं। बी मेरा क्या कह रहा है, वाई डू पीपल नियर द ओशंस हैव माइल्डर, सॉरी वाई डू प्लेसेस, नॉट पीपल, वाई डू प्लेसेस नियर द ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर देन द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट। ओशन के पास की जो जगहें होती हैं वहाँ का टेम्परेचर माइल्ड क्यों होता है दूसरी जगहों की तुलना में जो कि उनसे दूर होता है। तो भाई अभी मैंने आपको बढ़िया से समझाया कि जो ओशन होते हैं वो मॉडरेटर का काम करते हैं, टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, तो इसका आंसर में आप ये लिख सकते हो, बिकॉज द ओशन मॉडरेट्स द टेम्परेचर, इट हीट्स एंड कूल्स स्लोअर देन लैंड, रिजल्टिंग इन कूलर समर्स एंड वार्मर विंटर नियर कोस्टल एरियाज। ठीक है, या फिर नियर कोस्ट लिख लो या नियर द ओशन लिख लो, आपकी इच्छा। चलो जी सी वाले पर आते हैं। सी मेरा क्या कह रहा है, व्हाट रोल डू मॉनसून विंड प्ले इन अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। मॉनसून जो मॉनसूनी हवा होती है ये मेरे इंडियन क्लाइमेट में क्या रोल निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनसून एयर की बात हो रही है। अच्छा, तो मॉनसून एयर याद है कि भूल गए? अभी मैंने बताया था मॉनसून एयर क्या होती है, बताइए। मॉनसून एयर मेरी कौन सी एयर होती है? मॉनसून एयर मेरी वो एयर होती है, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, जो कि क्या लेके आती है, सीजनल रेन, मौसमी जो बारिश लेके आते हैं ना उसको बोलते हैं। याद है कि भूल गए? चलो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर ये रहने वाला है, मॉनसून विंड्स ब्रिंग सीजनल रेन इन इंडिया, दी साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन समर, इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, या फिर इतना भी लिख लो कि द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन समर्स, बस इतना लिख लो, या फिर इन इंडिया लिख लो, समर की जगह पे इन इंडिया लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। डी मेरा क्या है, वाइल चेन्नई वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर वाइल ले इज कोल्ड। क्या कह रहा है, चेन्नई मेरा गर्म क्यों होता है साल भर, जबकि लेह मेरा ठंडा रहता है। तो देखो भाई चेन्नई मेरा इक्वेटर के ज़्यादा करीब है, ठीक है ना, तो ये मेरा क्या है, गर्म और ह्यूमिड रहता है, जबकि लेह जो है ये बहुत ही ऊंचाई पर है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे, तो ये ठंडा रहता है। तो इसका आंसर यही रहने वाला है, चेन्नई इज नियर द इक्वेटर एंड द सी। अच्छा, इसके पास ना सी भी पड़ता है, बाय द वे ये भी ऐड कर देना इसमें, चेन्नई इज नियर द इक्वेटर, या सी हटा दो, सी हटा दो, ठीक है, सी रहने दो, लोकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चेन्नई इज नियर द इक्वेटर मेकिंग इट वार्म थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऐसा लिख दो। और ले की कंडीशन में ये लिख देना, ले इज एट हाई एल्टीट्यूड एंड फार फ्रॉम द सी मेकिंग इट कोल्ड।
ठीक है, या फिर रहने दो, सी को मेंशन मत करो इस क्वेश्चन में, ठीक है। ले इज एट दी हाई एल्टीट्यूड मेकिंग इट कोल्डर, ये लिख दो बस। या फिर ये लिख सकते हो ड्यू टू दी हाई एल्टीट्यूड ले इज कोल्डर एज कंपेयर टू चेन्नई, या फिर पहले वाले लिख दो ले इज एट हाई एल्टीट्यूड मेकिंग इट कोल्डर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी डी वाले पर आते हैं। तो डी मेरा क्या कह रहा है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक, किताब के अंत में भारत का जो नक्शा दिया है उसको देखो। आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ऑफ दी सिटीज, इन शहरों के क्लाइमेट को पहचानो। लेह, चेन्नई, दिल्ली, पानाजी एंड जयपुर, ठीक है। इज द प्लेस नियर द सी, इन द माउंटेन और इन डेजर्ट। तो आपको ये ना नक्शे की मदद से करना होगा, ठीक है। इसमें आपको जवाब देना है कि भाई ये जो प्लेसेस हैं ये समंदर के किनारे हैं, पहाड़ के किनारे हैं, रेगिस्तान में कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, हाउ डू दीज फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट देयर, और ये जो फैक्टर्स हैं ये मेरे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं वहाँ के। देखो चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। लेह जो है ये हिमालय रीजन के पास पड़ता है, ठीक है। मौसम इसका रहता है ठंडा। चेन्नई जो है ये आपका कोस्टल एरिया में पड़ता है, साउथ इंडिया में कोस्टल में पड़ता है। यहाँ का जो मौसम है ना वो ट्रॉपिकल रहता है, गर्म रहता है थोड़ा। दिल्ली जो है ये मेरा मैदानी एरिया है, नॉर्दर्न वाला, नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे पड़ता है। मौसम जो है वो मतलब ठीक ही रहता है, ठीक नहीं रहता है, गर्मियाँ गर्म होती, ठंडियाँ थोड़ी ठंडी होती हैं, ज़्यादा कहाँ ठंडी है आजकल का, ज़्यादा ठंडी धरी कहाँ है। चलो पाना जी की बात करूँ तो ये आपका वेस्टर्न घाट गोवा की तरफ, हाँ ये गोवा में पड़ता है, ठीक ठीक। पाना जी ना गोवा में आता है, अभी मुझको याद आया, ये गोवा के गोवा में आता है कि गोवा के बगल में, देखो मुझे ना इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है, बट ये गोवा के ही है, ठीक है, गोवा में ही कहीं पे है शायद। तो ये मेरा पड़ता है वेस्ट साइड में, वेस्ट है ना, बे ऑफ बंगाल इधर, हाँ ठीक वेस्ट है। तो ये आपके वेस्ट कोस्टल रीजन में पड़ता है। और क्योंकि कोस्टल है ये, तो यहाँ का जो मौसम है ना वो कैसा रहता है, गीला रहता है, ठीक। और इधर बारिश साउथ की तरफ से आ रहा है ना, हाँ इधर बारिश अच्छी होती होगी क्योंकि ये उस डायरेक्शन में पड़ रहा है, साउथ की तरफ थोड़ा है, तो यहाँ बारिश अच्छी होती होगी। और जयपुर ये आपका ऊपर की तरफ पड़ता है थोड़ा, राजस्थान तरफ, रेगिस्तान वाला। तो भाई रेगिस्तान में तो भाई ठंडी कह रहा हूँ, गर्म और सूखी हवाएं चलती होंगी, ठीक है ना, ऐसे ही है। फिलहाल आप लोग मैप को देखकर इसके आंसर का पता लगाना। ये तो मेरे को थोड़ी नॉलेज है कि भाई ये कहाँ पे पड़ते, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको मैप के हिसाब से बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या है मेरा, ड्रॉ द मॉनसून साइकिल इन समर एंड विंटर ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पर आपको मॉनसून और समर साइकिल को क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए समर की जो विंड है ये आप दिखा सकते हो कि ये अरेबिया सी से आ रही है, बे ऑफ बंगाल। इसके लिए ना मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है, इसकी समर और इसकी क्या बोलते हैं विंटर वाले की, ठीक है। इसके लिए मैं फ़ोटो लगा दूंगा, उसमें ये इन दोनों को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको देख के चाहो तो बना सकते हो, खुद से भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अगर दिक्कत हो रही तो इस फोटो को देख के बना लो, ठीक है। चलो फिफ्थ मेरा क्या कह रहा है, मेक अ कलरफुल पोस्टर। आपको एक रंगीन पोस्टर बनाना होगा भारत में जो मेरे त्यौहार खेती बाड़ी और मौसम से जुड़े हैं ना उनको दर्शाते हुए, जैसे कि बैसाखी ओणम के लिए आप पोस्टर बना सकते हो। पिक्चर्स ऐड करनी है और ड्राइंग करनी है इन फेस्टिवल्स की। तो ये तो दोस्तों पोस्टर मेकिंग है, इसको तो आपको खुद से ही बनाना होगा। छठा मेरा क्या है, इमेजिन यू आर अ फार्मर इन इंडिया। कल्पना करो आप भारत में क्या हो, किसान हो। राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री, छोटी सी आपको डायरी एंट्री लिखनी है। हाउ यू वुड प्रिपेयर फॉर रेनी सीजन, कि आप बारिश के मौसम के लिए कैसे तैयार होगे। तो भाई बारिश के मौसम के लिए किसान कैसे तैयार होता है, बारिश के मौसम के लिए क्या भैया, जो भी फसल वसल होती है उसको रेडी करा जाता है, यही होती तैयारी, ठीक है ना। बारिश के मौसम का तो बड़े अच्छे स्वागत करते हैं भाई किसान लोग, है जी। नेक्स्ट मेरा क्या है, आइडेंटिफाई अ नेचुरल। देखो इसमें ना ये सब लिख सकते हो, किसान जो होता है वो ना मेड़ वेड़ का मतलब मेड़ वेड़ बनाता है सही से, ताकि पानी जो है वो मिट्टी को ना बहा ले जाए, ठीक है। साथ ही में कुछ और थोड़ा बहुत जुगाड़ करता है मिट्टी को अपने बचाने के लिए बारिश से, चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। नहीं तो मेनली ज़्यादा कुछ होता नहीं है सीज़न के हिसाब से, उसमें क्या बोलते हैं फसल लगा दी जाती है और फसल को वैसे ही उस बारिश के मौसम में फसल लगती है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है और बस उसको छोड़ देते हैं, बढ़िया बारिश होती है, चकाचक फसल हो जाती थी यार। चलो 7 पर आते हैं, आइडेंटिफाई अ नेचुरल डिजास्टर। एग्जाम्पल साइक्लोन, फ्लड, लैंड स्लाइड और फॉरेस्ट फायर
and wrote a short essay that include causes and impact, suggest action that individual communities and government can take to reduce the impact। देखो जी, सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सातवें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको कोई एक नेचुरल डिजास्टर लेना है, उस पर छोटा सा ऐसे तैयार करना है कि उसके कारण क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और एज एन इंडिविजुअल कम्युनिटी और गवर्नमेंट क्या कदम उठा सकती है उसके जो इम्पैक्ट उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है ना। तो फ्लड ले लो, एक काम करो, ठीक है, बाढ़ ले लो, बाढ़ के बारे में लिख लो कि भाई बाढ़ कब आती है, जब पानी जो है मेरा ओवरफ्लो होता है, कहाँ पे, ड्राई लैंड में। चैप्टर के अंदर भी है ये, ठीक है। इंडिया के अंदर फ्लड कब होती है, मानसून के टाइम पे होती है, ये भी आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, हैवी रेन के टाइम पे। ठीक है। नदियों के नाम लिख दो जिसमें आपकी आती है बाढ़, जैसे गंगा, ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है। कारण लिख सकते हो, भाई कारण क्या होते हैं, ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक, ग्लेशियर जो लेक होती है मेरी वो फट गई। ठीक है ना। शहरी सिस्टम में ड्रेनेज सिस्टम, मतलब शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सही, उसकी वजह से जंगल काट दिए, उसकी वजह से। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है भाई, जीवन जान माल का खतरा होता है, फसलें बर्बाद हो जाती, बीमारियां फैलती हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है। और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि भाई इसके लिए सही से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, जंगल लगाए जाएँ, ठीक है, वार्निंग सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको तैयार किया जाए, रिलीफ शेल्टर, रेस्क्यू प्लान, ये सब पहले से करा जाए। ठीक है ना। तो ये सब आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये तो है मेरा दोस्तों कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपके चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।